डायरेक्ट सेलिंग में क्या अच्छा है क्या बुरा है, और 2025 में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी देश का एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बशर्ते कि आप लास्ट तक जुड़े रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हमारे लिए एक और बड़ा दिन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे मेहमान एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनसे न केवल मात्र मैंने बहुत कुछ सीखा है, अपितु डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बहुत कुछ सीखा है। और हमारे देश के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, इवन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी ज़िंदगी में भी उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। आपने अगर हमारा एपिसोड नंबर 77 देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि आज हमारे मेहमान कौन होने वाले हैं। जी हाँ, 77 एपिसोड में भी वो हमारे मेहमान थे। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो आइए मिलके बहुत एनर्जी के साथ में स्वागत करते हैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी सर। आज हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू वत्स जी। सभी ऑडियंस को, सभी व्यूवर्स को भी मेरा नमस्कार, और वत्स जी को बधाई। बहुत शानदार काम कर रहे हैं आप, पूरे देश को अवेयर कर रहे हैं, जगा रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट सर। आपसे मैंने बहुत सीखा है सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जुड़ो जोड़ो जीतो लिखने के लिए। आपने उस किताब को उस समय लिखा जब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में इंडियन ऑथर की किताबें नहीं आती थी। ये बात तो है। जो भी किताबें थी वो ज़्यादातर अमेरिकन की या ब्रिटिश की लिखी हुई किताबें आती थी, और उसमें इंडिया में कैसे काम करना है। और आपने उसमें जो तीनों चीज़ें दी ना, जुड़ो भी, जोड़ो भी, और फिर कैसे आप जीत सकते हैं, तो वो एक बहुत प्रैक्टिकल बुक थी। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और उसके बाद भी आज जो कंपनी स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में पाटनी सर का प्रोग्राम करवा लेती है, तो फिर उस प्रोग्राम से ही धंधा करती है कि भाई पाटनी जी हमारे यहाँ आए थे, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लो हमारा कद कितना बड़ा है। तो आज हर व्यक्ति आपके साथ में अपना नाम जोड़ना चाहता है। तो बहुत बहुत आभार सर, आपने समय निकाला। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। पहले हमारा जो एपिसोड था वो हमने ऑनलाइन किया था कोविड के टाइम पे, और स्पेशली आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं सर, मतलब पवित्र हो गई हमारी जगह। धन्यवाद आपके, मतलब दिल से निकले शब्दों के लिए, क्योंकि मैं आपकी वाइब्स पढ़ रहा हूँ, उसमें ट्रुथ है। थैंक यू सो मच सर। जो व्यूअर्स पहली बार डॉक्टर पाटनी से मिल रहे हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं सर। मैं फर्स्ट प्रोफेशन से एक डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन था, और मेरा एक अपना हॉस्पिटल था। मैंने 10-12 साल प्रैक्टिस की, और उसके बाद लोगों को बदलने का मेरे अंदर एक ट्रू जुनून था। तो मजाक मजाक में ऐसा होता था कि पेशेंट बोलता था इलाज से ज़्यादा तो हम आपकी बात से ठीक हो जाते हैं। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए जहाँ पर लोगों को हम उनकी सीमाएं तोड़ने के लिए प्रेरित कर सकें, चैलेंजेस से उठाने के लिए प्रेरित कर सकें। तो मैं करियर के लिए मोटिवेशनल स्पीकिंग में नहीं आया, क्योंकि मैं तो एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ। दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा टाउन है। वहाँ हमको पता ही नहीं था मोटिवेशनल स्पीकर होते कौन है, मतलब ये भी करियर है। तो मैं प्योरली जुनून के लिए इसमें आया। उसके बाद ईश्वर का बहुत आशीर्वाद रहा। मैंने पुस्तकें लिखी जो जुड़ो जोड़ो जीतो को, उस समय इसको बाइबल और गीता कहा जाता था नेटवर्क मार्केटिंग की। फिर मैंने एक पब्लिक स्पीकिंग पे सफल वक्ता सफल व्यक्ति लिखी, जो इंडियन हिस्ट्री की पब्लिक स्पीकिंग पे सबसे बेस्ट सेलर बुक है आज भी। पावर थिंकिंग लिखी। एक नाम जो बड़ा फेमस हुआ, जीत या हार रहो तैयार। तो वो सब लिखते लिखते साथ में मैंने कंपनीज़ को कोच करना शुरू किया। फिर हमने सैकड़ों कंपनियों को कोच किया। बहुत सारे के पब्लिक इशू भी आए और बहुत सारे एक्सपेंशंस हुए। फिर हमने इंडिया से बाहर पैर फैलाया, तो अफ्रीका सीरीज़, यूके सीरीज़, तो हम ग्लोबल हुए। तो अब मैं ये मानता हूँ कि पिछले 20 साल से मैं हर महीने लगभग 20 से 21 दिन ट्रैवल करता हूँ। मतलब मेरी बॉडी के अंदर से आप बोलेंगे तो सारे नट बोल्ट ढीले हैं ठीक है। और ये मैं कर रहा हूँ और खूब मज़ा आता है मतलब ज़िंदगी में, क्योंकि
लोगों की सफलता में हमारी सफलता है। जैसे उनको जीतते हुए देखते हैं ऐसा लगता है जीवन सार्थक हो गया। तो आज यदि आप पूछेंगे तो एक ऑथर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और एक मेंटोर टू बहुत सारी कंपनीज, ये सारी भूमिकाएं मैं निभा रहा हूँ। और हम कुछ प्रोग्राम्स करते हैं अब जिसमें एंटरप्रेन्योर्स हिस्सा लेते हैं। मैंने मेन समझा है कि एक जिसने अच्छी शिक्षा हासिल कर ली, जिसको अच्छा जॉब लग गया, चलो वो तो सेट हो गया। लेकिन इस देश का जो एंटरप्रेन्योर है, जो एक आम आदमी को नौकरी देता है, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसे कपड़ों के रिटेलर्स, होलसेलर, ज्वेलरी के रिटेलर, होलसेलर, एसएमई, एमएसएमई, तो ऐसे कंपनियों के बिजनेस ओनर्स के लिए हम बिजनेस गुरुकुल, बिजनेस ऑडिट वीआईपी जैसे कोचिंग प्रोग्राम चलाते हैं। तो अब सच कहूँ तो हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, माता पिता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों की ज़िंदगी बदलने का ऐसा मौका मिला। तो मजाक में कहते हैं कि पहले अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल में बैठ के गिनती के लोगों का चौकटा ठीक करते थे अब लोगों की टॉप फ्लोर को ठीक करते हैं ताकि वो ज़िंदगी में तरक्की कर भी सकें और तरक्की करे तो दुनिया को कुछ दे भी। दैट्स ग्रेट सर, सुपर। आप ट्रेनिंग फील्ड में आए सर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है या मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं से। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है बच्चा, तो उसका कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है। किसी का सचिन तेंदुलकर हो सकता है, किसी का विराट हो सकता है। तो आपका कोई रोल मॉडल रहा? मतलब ये बात मैं यदि बोलूँगा तो लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज़ होगा। मैं जिस जगह में रहता था वहाँ कोई मोटिवेशनल स्पीकर का कंसेप्ट हमने सुना भी नहीं। उतने छोटे शहर में कोई बोलने आता भी नहीं था। और देश में उस वक्त एक आध ही नाम थे, एज सच मोटिवेशनल स्पीकिंग फील्ड इंडिया में नहीं थी, ऐसा आप मान के चलिए एक तरीके से। क्योंकि शुरुआत शिव खेड़ा जी ने की, उनके बाद जर्नी शुरू हुई और उसकी बाद की सेकंड पारी में हम लोग आ गए। ठीक है, तो मैंने पहले पुस्तक लिखी। मुझे ये नहीं मालूम था कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है या कोई बिजनेस कोच भी होता है। भाई मैं तो डॉक्टर था और वो अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल भरा, अपने मरीज भले, तो हमको तो कोई सिखाने वाला भी रहेगा तो हमारे से ऊपर का सर्जन होता था और तो कुछ था नहीं। तो मैंने पहले बुक लिखी। अब जब बुक लिखी तो एक दिन एक फ़ोन आया, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको कहानी सुनाता हूँ। और उस फ़ोन में उन्होंने पूछा कि पाटनी साहब ऐसा ऐसा है और हमारा एक प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम में बोलने आना चाहेंगे कि हमारी टीम को पब्लिक स्पीकिंग सिखाना है। तब मेरे को पता चला अच्छा कोई सिखाता भी है पब्लिक स्पीकिंग। तब तक अपन ये सोचते थे नेचुरल होता है आदमी स्पीकर। तो लेकिन उसके उसी वक्त मैं सफल वक्ता सफल व्यक्ति लिख रहा था, तो मेरे को समझ आ गया कि ये एक कोचिंग के रूप में काम कर सकता है। तो ठीक है, मैंने बोला आ जाता हूँ। और जब पहला प्रोग्राम किया वहाँ पर लोगों में मैंने खुद वहीं के वहीं चेंजेस देखे और उनका फियर देखा। जो स्टेज पे नहीं बोल पाते थे वो रोने लग गए बाद में बोल के। तो मेरे को लगा यार ये तो सिखाया जा सकता है। तब मेरे को समझ आया कि ये फील्ड है और ये लाइन है। तो ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर, रोल मॉडल, कोच कुछ भी नहीं था। दैट्स ग्रेट। पहली पुस्तक कौन सी थी आपकी? मेरी सबसे पहली पुस्तक सफल वक्ता सफल व्यक्ति थी। राइट। उसके बाद फॉलोड बाय जीते हार रहो तैयार, देन पावर थिंकिंग, अभी एस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। दैट्स ग्रेट। आपके वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं सर, आपने बताया अभी। स्पेशली वीआईपी को लेके बहुत सारी चर्चा है। जैसे हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई एक सिग्नेचर प्रोग्राम रहता है ना। जैसे शिवखेड़ा जी का, मैंने बहुत टाइम पहले, मैं भी शिवखेड़ा जी से बहुत प्रभावित रहा। एक्चुअली मेरी जो पहली बुक थी लाइफ में वो मैंने जीत आपकी पढ़ी। तो जब आप किसी को पढ़ते हैं तो आप उससे मिलने की कोशिश करते हैं। तो मेरी इच्छा थी शिवखेड़ा जी से मिलो। तो उनका एक प्रोग्राम रहता था, ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस, 3 दिन का प्रोग्राम रहता था। और उस ज़माने में 40,000 प्लस सर्विस टैक्स उसकी फ़ीस थी। अच्छा, बड़ी भारी भरकम। तो वो मैंने अटेंड किया। तो उनका सिग्नेचर प्रोग्राम आज भी वो करते हैं। स्नेह देसाई का CYL रहता है, चेंज योर लाइफ। तो आपका VIP की बड़ी चर्चा रहती है। तो VIP प्रोग्राम क्या है और इसमें कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन लोग आ सकते हैं और क्या इसका कंटेंट रहता है सर? मैं ये मानता हूँ कि VIP मेरे लिए एक प्रोग्राम नहीं है, वो ना मेरे लिए पूजा है। क्यों? क्योंकि आपको कितना भी ज्ञान हो, जैसे मान लीजिए आज अभी आप इतने स्लिम फिट और यंग दिख रहे हो, ठीक है, लेकिन आप कुछ करने की जगह सिर्फ हेल्थ की पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, हेल्थ के वीडियो देखते रहते और करते कुछ नहीं। अच्छा, मैं बोलता हूँ आप कुछ भी ना पढ़ते और उसकी जगह रोज सुबह उठ के 5 किलोमीटर दौड़ जाते हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं जी, लेकिन आप सिर्फ 5 किलोमीटर दौड़ लेते हो तो आपकी हेल्थ राइट हो जाएगी। Yes. लेकिन यदि आप 200 पुस्तक भी पढ़ लो, 200 वीडियो भी देख लो और करो कुछ नहीं, तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग ज्ञान के डायरिया डिसेंट्री के युग में जी रहे, जहाँ हर सुबह इतना ज्ञान, मतलब मजाक में मैं एक लाइन कहता हूँ कि एक दिन के व्हाट्सएप से आप पूरा एक जन्म जी सकते हैं और आवश्यकता नहीं, इतना ज्ञान है जी।
तो हमने सोचा कि यार लोग जानते बहुत है, फिर गूगल देवता भी है, एक वर्ड टाइप करो इतना कुछ दे देते हैं, तो ज्ञान की तो कोई शॉर्टेज बची नहीं। शॉर्टेज किस चीज़ की बची? आदत में कैसे उतारोगे? तो फिर अच्छा, मेरा जो काम मैं करता हूँ, मेरा भाग्य है कि मुझे हर दिन बड़ी बड़ी कंपनी के एमडी और चेयरमैन से मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं ओनर कोचिंग मोस्टली करता हूँ। तो मैं देश में रोज टॉप लोगों से मिल रहा था। मतलब यदि आप ये मानेंगे कि देश में जो भी टॉप घराने हैं उसमें आधे से ज़्यादा लोगों ने अपने घरानों के लिए वीआईपी करवा लिया है। ठीक, फैमिली तो मेंबर्स के लिए पूरा इनर अभी सर्कल के लिए। लेटेस्ट में आपको बताता हूं कि इंडिया के जो डायमंड किंग है गोविंद भाई ढोलकिया, हाँ जी। जिनका आपने खूब नाम सुना होगा, उनकी फैमिली में अभी मैं 70-80 लोगों के लिए वीआईपी करके आया। तो जहां पर पूरी फैमिली मेंबर 2 दिन तक रिजॉर्ट में बंद था। तो सवाल ये है कि लोग वीआईपी क्यों करवाते हैं या करते हैं? दूसरा, इंडिया में भी कई ट्रेनर हैं जो बोलते हैं मेरा प्रोग्राम का अच्छा रिजल्ट तब आएगा जब आदमी वीआईपी करके आएगा। क्यों? अच्छा। उससे वो इम्प्लीमेंटेशन करता है ना। मतलब आपका कोई प्रोग्राम लोग कितने ही अटेंड कर ले और इम्प्लीमेंट ना करें तो वीआईपी में हम सफलता की 60 आदतें सिखाते हैं। ठीक, अच्छा। अब वो आदतें टेक्नोलॉजी की कि रोज दैनिक जीवन में टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करें, प्रोडक्टिविटी की, एक दिन में कई दिन कैसे जिए। आप कई लोगों को देखेंगे एक बिजनेस चला रहे हैं, सांस लेने का टाइम नहीं है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से मिलो, 100 फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं 10 प्रकार के वर्टिकल में, तो वो उसके बाद भी आनंद से जी रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी बिजी रहने से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिजी तो एक बहुत ही खराब शब्द है, मतलब घटिया शब्द है बिजी। तो प्रोडक्टिव कैसे हो, एक दिन में कई दिन कैसे जिए। रिलेशनशिप कि भाई माँ बाप के साथ कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, बच्चों के साथ कैसी रिलेशनशिप। पेरेंटिंग, बच्चा पैदा तो कर लिया भाई, बड़ा कैसे करोगे, विजनरी कैसे बनाओगे, उसके लिए कौन सी आदतें चाहिए। तो पेरेंटिंग की आदतें, फैमिली की आदतें, सुपर अचीवर की आदतें, पर्सनल सक्सेस की आदतें, ऐसी आदतों को जोड़ के हमने 60 आदतों का एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें आदमी 2 दिन के लिए आता है। यकीन कीजिए मेरा बस चलता है, यदि मैं मंत्री होता ना कहीं का, तो मैं वीआईपी को ना इंडिया के सारे स्कूल कोर्स में, सिलेबस में डाल देता। क्योंकि आप मत सीखो ना किस मुगल की कितनी रानी थी, अफ्रीका के कौन से जंगल में कौन सा पौधा उगता है, कहाँ कितनी बारिश होती है, मत सीखो। आप आदतें सीखो जो हर दिन जिंदगी में ज़रूरी है। तो जब 2 दिन वहाँ पे आदमी घुसता है, खूब रोता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है, अफसोस होता है मैंने इतनी ख़राब ज़िंदगी क्यों जी। अच्छा अच्छे अचीवर को भी होता है। ठीक, उसके बाद ना निकलते निकलते पुनर्जन्म टाइप का होता है, और वो कुछ हैबिट्स के लिए कमिट करके निकलते हैं। अच्छा, हमको ये पता है इंसान जो है वो इंसान है, वो घर जाएगा 8 दिन में तवा ठंडा हो जाएगा। तो हम उसको 2 महीने तक इम्प्लीमेंटेशन में रगड़ते हैं, और तब जाके उसके अंदर जो 2-4 आदतें पैदा होती हैं। 2-4 आदतें, मैं आपको एक सिंपल आदत बताता हूँ सर। यदि हर रात सोने के पहले आदमी सिर्फ सेल्फ ऑडिट कर ले, और पूरी फैमिली के सहित बच्चे, वाइफ, सब मिलके उसका हम एक फॉर्मेट देते हैं कि फॉर्मेट को दीवार पे चिपका लो, और 2 सवाल का जवाब देना है सिर्फ हर रात। कुछ भी मत करो जी, आप केवल 2 सवाल का जवाब दे दो। पहला सवाल है, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आप चेंज मत हो, आप खाली जवाब लिख दो। 5 दिन आप लिख भी दोगे ना तो भी अंदर चेंज हो जाएगा। आज मैंने गुस्सा किया, आज मैंने गॉसिप किया, आज मैं कहीं लेट पहुंचा, आज मैं एक मीटिंग में बिना तैयारी के था, आज मैंने किसी से खराब बर्ताव किया, आज मैं किसी के काम आ सकता था नहीं आया, आज मैं पूरा दिन लिथार्जी में रहा, दिन भर सोशल मीडिया चलाता रहा। क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और दूसरा सवाल, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है। सर, जब एक क्लास 11-12 का बच्चा ये लिखता है ना, आज मैंने क्या किया जिस पे मुझे गर्व है, उसको पूछना पड़ता है मैं पैदा क्यों हूँ। हम जब लिखेंगे आप आश्चर्य कर जाएंगे, आपको 50-50 दिन तक कोई कारण नहीं मिलेगा जिस पे आपको गर्व हो। आप डेली पैदा होते हैं, सुबह वही काम करते हैं, रात तक वही काम करते हैं और सो जाते हैं। तो फिर आप ढूंढेंगे यार एक काम तो आज करना है जिस पे गर्व हो। तो आप कोई टफ प्रॉब्लम को छाटेंगे, किसी को दान करेंगे, कोई ऐसी चीज़ जो सॉल्व नहीं हो रही थी उसको सॉल्व करेंगे। आज छाटेंगे, मैं कोई 4 एम्प्लॉय को लेके बैठता हूँ और उनकी काउंसलिंग करता हूँ। आज मैं 2 घंटा कोई बुक को पढ़ूंगा, आज मैं एक फील्ड के 10 वीडियो। तो ये 2 सवालों से ज़िंदगी बदल जाती है, और ऐसी 60 आदतें देते हैं। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन साथी के साथ, और यदि आपके बच्चे क्लास 10 से ऊपर है, उनके साथ आप एक बार वीआईपी करो। आप इंडिया को कोई भी प्रोग्राम करो, मेरा तो वीआईपी लो वैल्यू प्रोग्राम है। मैं अपने हाई वैल्यू को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लो वैल्यू को कर रहा हूँ। क्योंकि एक बार आदतें बदल गई ना, फिर आप अच्छे माँ बाप भी बन जाओगे, अच्छे बिजनेस ओनर भी बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे। दैट्स ग्रेट सर। मैं तो देश सेवा मानता हूँ वीआईपी को 10 साल से, इसीलिए इसकी कॉस्ट भी नहीं बढ़ा रहे। देश सेवा मानता हूँ पूरा। आत्म चिंतन और आत्म मंथन बहुत कम लोग करते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया है सर कि लोग है ना बेहोशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। परफेक्ट। क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ के पीछे लगे हैं, सोचते ही नहीं कभी। अगर सोचेंगे तो फिर मालूम चलेगा।
मेरे सर्कल में ऐसे कई सारे लोग हैं जो पैसा बनाने की मशीन बन गए हैं। उनको हेल्थ पे कोई परवाह नहीं है, रिश्ते ख़राब हो जाएं तो होते रहें, उनको कोई मतलब नहीं है। बस उनका एक ही मिशन है कि बस इतने करोड़ हो गया, अभी 50 करोड़ हो गया, अभी 100 करोड़ पे जाना है। ऐसे ही किसी ने मुझे मोटिवेट कर दिया सर। एक बार उन्होंने कोई इन्वेस्टर एडवाइज़र थे, तो उन्होंने बोला कि सर 100 करोड़ अगर आपके पास में हो तो कैसा हो। तो ये फिगर बड़ी अट्रैक्ट लगती है, तो मुझे लगा कि हाँ यार बड़ा अच्छा। मुझे लगा क्या करना पड़ेगा 100 करोड़ के लिए। तो उन्होंने एक प्लान बताया मेरे को कि भाई ऐसे ऐसे इतना इन्वेस्टमेंट करोगे 100 करोड़ आपका हो जाएगा। तो फिर जैसे आपने बोला कि आत्मचिंतन, थोड़ा एनालाइज करना, तो मैंने एनालाइज किया कि यार 100 करोड़ हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो फिर मुझे लगा नहीं यार 100 करोड़ हो तो जाएगा, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा 100 करोड़ नहीं चाहिए, उस कीमत पे नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है कि सर सोचते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ करेक्ट करूँगा, सोचने में तो क्या होता है, अभी आप ये सोच रहे हैं और थोड़ी देर बाद आप एक पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर सोच रहे हैं, और थोड़ी देर बाद पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। सोचने में तो सब मिक्स होता है। सोचने से और एक कदम आगे लिखना पड़ता है। तो जब आप सेल्फ ऑडिट के फॉर्मेट में, आज आपने पहले दिन लिखा आज मैंने किसी पे बहुत गुस्सा किया, फिर दूसरे दिन आज मैंने किसी पे बहुत गुस्सा किया, आप शब्द, तीसरे दिन, चौथे दिन आप गुस्सा करेंगे ना तो अपने अंदर से आवाज़ आती है आज फिर लिखेगा क्या। तो वो अंदर से एक आवाज़ आके आपको रोक ले जाओ, तो नहीं रुक यार 4 दिन से लिख रहा हूँ, अब नहीं लिखूंगा। राइटिंग मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंस। जर्नलिंग दुनिया की सबसे बड़ी हैबिट में से एक गिनी जाती है। अब जर्नलिंग और इसमें क्या फर्क है, जर्नलिंग में आदमी पूरे दिन जो किया वो लिख दिया, लेकिन इसमें 2 ही सवाल पूछ रहा है। अच्छा, एक और मजे की बात, पूरी फैमिली मिलके हैबिट कर रही है, तो बच्चा मम्मी से पूछता है मम्मी मैं आज क्या करूं जिससे घर हो, तो मम्मी उसको स्टाइल से बोलती है आज तो दिन भर टीवी मत देखना। अब बच्चा तो चैलेंज ले लेता है, छोटा बच्चा है जैसे। तो घर में जो फैमिली मिलके हैबिट करती है ना भाई, घर 1 साल में 10 साल आगे चला जाता है। ये चीज़ कितना काम करती है सर, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मेरी टीम में एक व्यक्ति हैं, उनका हस्बैंड वाइफ का कुछ रिलेशन बहुत ख़राब स्थिति में पहुँच गया, और इस स्थिति में पहुँच गया कि नौबत यहाँ तक आ गई कि भाई हम डाइवर्स लेना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन घर में 2 बच्चे, उनकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का, उनका ये जुड़ाव भी बच्चों के प्रति इमोशनल होते हैं हर कोई कि भाई इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए वो रुके हुए थे। तो मैंने उस व्यक्ति से, मैंने उनकी वाइफ से तो बात नहीं होती थी, उस सज्जन से बात होती थी, तो मैंने उनको बोला कि यार आप एक काम करेंगे, मेरे कहने से आप अगले 30 दिन तक आपकी वाइफ की जो अच्छी 5 चीज़ें, जो आपको लगी 5 चीज़ कभी भी अच्छी उनमें थी या अब हैं, वो आपने लिखनी है। तो जब आदमी किसी के प्रति नेगेटिव रहता है तो उसको अच्छा ही कुछ दिखती नहीं है। तो वो बोले कि नहीं सर अच्छा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। मैंने उनको 2-4 चीज़ें बताई, मैंने कहा ये अच्छी, बोले हाँ ये तो थी, ये तो थी, ये तो थी। मैंने कहा जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपने 5 चीज़ें डेली लिखनी है, और लिख के अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप उसका फ़ोटो खींच कर मुझे भेजेंगे। तो वो व्यक्ति फॉलोअर बहुत अच्छा था सर, उसने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, 5 चीज़ें वो लिखता और मुझे उसको टास्क दे दिया कि भी भेजना है। किसी दिन उसने नहीं भेजा तो मैंने बोला यार आज आया नहीं, मैंने मैसेज छोड़ दिया। तो बोले नहीं सर कल भेजूंगा। तो कल उसने 2 बार लिख के भेज दिया। तो भगवान की कृपा रही सर, आज उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं और दोनों मिलकर बहुत अच्छा। ब्रिलियंट। अब इसी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, तो ट्रेनिंग टाइप की बात हो गई आज, हम एक ग्रेटफुलनेस एक्सरसाइज कराते हैं अपने प्रोग्राम्स में। हम लोगों को बोलते हैं जिससे आप मिलोगे उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नहीं मेरा मतलब लोगों को यदि आप बदलने का मौका देते हैं ना तो सब कुछ बदल डालते हैं, वो इतना प्रॉब्लम है इसको उनको दुनिया से। तो हम खाली लोगों को एक चीज़ बोलते हैं, आप 2 पेपर ले लो, और हम इसको रिटर्न में कराते हैं। आदमी बोलता है नहीं नहीं ठीक है, हम बोलते हैं नहीं ठीक नहीं, लिखना पड़ेगा। अब उस हॉल के अंदर आ गया तो अब तो जो हम बोलेंगे करना पड़ेगा उसको, तो लिखना पड़ेगा। अब लिखता है तो चल लिखना शुरू कर, ज़िंदगी में क्या अच्छा है। तो ऐसा मोटा मोटी लिखता है, बोलता नहीं पहले देख पैर हैं, लेकिन मेरे पैर अच्छे से चलते हैं। नहीं तो बाहर निकलो देखो जिसके एक बार पैर नहीं है, तो पैर अच्छे चलते हैं, हाथ कान से सुनाई देता है, आँख से दिखाई देता है। मैं बोला इतने में ही आप दुनिया के 60% लोग में आ गए, क्योंकि 40% लोग के कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स मिसिंग है। ठीक, फिर हमने बोला घर है, अपना घर है, किराए का घर है, छत तो है। तो जैसे ही आप ऐसे कि आप दुनिया के 30% लोगों में आ गए, क्योंकि 70% के पास वो नहीं है। फिर हम बोलते हैं अच्छा घर में कोई भी प्यार करने वाला है, जाते हो तो खाना तैयार मिलता है, जहां पे रहते हो वहां शांति है। तो अब तो आप दुनिया के 20% में लोग आके, आधी दुनिया में तो युद्ध चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो अच्छा मैं बोला इस हॉल के अंदर आ गए, फीस दे के बैठे हो। सर दुनिया के 4% लोगों में आप आ गए हो। यदि आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के हॉल में फीस दे के बैठ के, AC में बैठ के 5 स्टार का खाना खा के देख सकते हो, और आपके पास कुछ नहीं। चलो अब लिखो क्या नहीं है।
आप अचरज करोगे वत्स जी, ग्रेटफुलनेस ना लिखते लिखते हाथ थक जाते हैं, लिख नहीं पाते, और क्या नहीं है लिखते हो, 4-5 लाइन में ख़त्म हो जाता है। तब हम उनसे पूछते हैं कहाँ है फोकस। फोकस जो नहीं है उस पर है कि जो है उसका धन्यवाद करने पर होना चाहिए। तो आप लोगों से ग्रेटफुलनेस कराओ, मतलब आपकी जितनी टीम है इस वक्त, जितने व्यूअर्स हैं, आप अपने घर में रिलीजियसली सिर्फ एक दिन ग्रेटफुलनेस एक्सरसाइज करो, आपको अपनी ज़िंदगी पे गर्व हो जाएगा। और याद रखना, जब तक आपको अपनी ज़िंदगी पे गर्व नहीं होगा, आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर नहीं सकते। जब आपको अपनी इज्जत नहीं है तो दूसरे आपकी इज्जत क्यों करेंगे? जब आपको अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं दिखती तो ऊपर वाला एक कुपात्र को क्यों देगा? उसको तो सुपात्र चाहिए। मैं एक और नाम कोट करना चाहूँगा सर। देखिए, जितने भी लोग कामयाब हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी आदतों की वजह से ही हैं जो आप PIP में सिखाते हैं। संतोष नायर जी का मैंने एक बार इंटरव्यू शूट किया और उस दिन उनका रात को मेरे पास एक मैसेज आया लंबा सा। तो उन्होंने लिखा कि भाई आज मैं मिला आपसे, मिलके ये लगा, ये अच्छा लगा। और फिर उसके बाद में मेरी उनसे पर्सनली मुलाकात हुई। तो मैंने कहा सर थैंक यू सो मच, आपने मैसेज भेजा। ये वो बोले मैंने आपको नहीं भेजा, मेरी ज़िंदगी का नियम है, मैं हर रोज़ रात को सोने से पहले कम से कम 5 लोगों को मैसेज भेजता ही भेजता हूँ। यार वत्स जी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है आप यहाँ मेरे को VIP करके आए हो छुप के, और वो वाली बात हो रही है। तो मैं अब आपको तुरंत यहीं पे हल्का सा अटका के बोलता हूँ। मैं लोगों से, हम एक हैबिट सिखाते हैं कि आप फ्लाइट में किसी अच्छे आदमी से मिले, आपने बात की, ख़त्म हो गया। आप किसी शादी पार्टी में, सेमिनार फंक्शन में किसी अच्छे आदमी से मिले, वो रोज़ कई लोगों से मिलता है। जो भी प्रसिद्ध, कामयाब, अच्छा व्यक्ति होता है वो रोज़ बहुत लोगों से मिलता है। 1 मिनट की मुलाकात को लाइफ टाइम मेमोरेबल कैसे बनाए? ठीक, जैसे नायर जी आपकी पॉडकास्ट में आए, 1 घंटे के बाद उनको वो एक उनकी अच्छी हैबिट होगी कि रोज़ मैसेज करते हैं। हम डेली लाइफ में क्या सिखाते हैं, आप एक अच्छे आदमी से अभी आधे घंटे बात किए, आप जाओ और थोड़ी देर बाद उनको एक व्हाट्सएप करो कि कभी कभी कुछ लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है अगली बार जब भी मौका मिलेगा उनसे ज़रूर मिलेंगे। आज आपके साथ बात करके आनंद आ गया, क्या बात। और अगली बार आपसे मुलाकात मैं वक्त लेकर करूँगा, एंड बी इन टच। उस एक मैसेज की वजह से वो आदमी आपको 5 साल याद रखेगा, क्योंकि लोग किसी से मिलते हैं या अच्छा भी लगता है उसको बाद में याद नहीं दिलाते। तो आज तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप का हो रहा है हमारा पॉडकास्ट। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। सो नायर सर से मैंने एक चीज़ सीखी कि भाई इसको मैं भी अपनी ज़िंदगी में अपनाऊंगा। और उसके बाद सर मैंने एक ग्रेटिट्यूड जर्नल स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया कि मैं सोने से पहले जिन 5 लोगों ने मुझे हेल्प किया तो वो मैंने लिखना स्टार्ट किया। हाँ। और उसका मेरी ज़िंदगी में क्या असर हुआ सर, मैं आजकल जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, अभी जिस दिन हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, एक अजीब सी ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग रहती है 24 घंटे। सुबह उठते जागते खाना खा रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड है, परमात्मा ने कितना अच्छा भोजन दिया है। आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मतलब नेक्स्ट लेवल का ग्रेटिट्यूड है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, उनके सामने बैठ के मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। घर में बच्चों को लेके वो फील आती है कि परमात्मा ने कितने अच्छे बच्चे दिए हैं। फादर को लेके फीलिंग आती है कितने अच्छे फादर हैं। दोस्त रह रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यार क्या स्वर्ग जैसी फीलिंग आ रही है। तो वो जब एक ओरा बनता है ना, तो उससे क्या ज़िंदगी बनती है, क्या नशा है, वो अपने आप में अद्भुत है। और कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों से आएगा। आदमी अगर ये देखने लग जाए कि मेरी ज़िंदगी में क्या नहीं है, तो शायद बहुत सारी चीज़ें वो कंपैरिजन करेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी से, और शायद उसका एटीट्यूड दूसरी दिशा में चले जाए। ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग अगर करेगा तो फिर बहुत कुछ है, जैसा आप PIP में कहीं ना कहीं वो एक लाइन है ना, यदि आप कृतज्ञ नहीं हैं तो आप कृतज्ञ हैं। मतलब आप कृतज्ञता ऐसा मानिए कि अब मेरा तो कॉम्बिनेशन है, वही एक साइड में डॉक्टर भी हूँ, एक साइड आज स्पीकर ये भी हूँ। ऐसी ऐसी बीमारियाँ लेके लोग आते हैं। एक सिंपल सी चीज़ समझिए, एक बार सदगुरु से किसी ने पूछा कि जी सबसे बड़ा भाग्य क्या है? तो बोले आप रात को सो के सुबह उठ गए, यही सबसे बड़ा भाग्य है। क्योंकि रोज दुनिया में 7 लाख लोग मर जाते हैं, आप उसमें नहीं आए। तो एक्चुअली हर पल कृतज्ञता ज्ञापित करने का हमारा स्वभाव होना चाहिए। और फिर क्या होता है, एक और आपको, आपके व्यूवर्स सुनो भैया, आज ये वत्स जी की वजह से ना आपको सेशन मिल रहा है, समझो रनिंग। तो ग्रेटिट्यूड हम लोग करने बोलते हैं कि हर रात
सोने के पहले, हे भगवान आज का, वीआईपी की हैबिट है ग्रेटफुलनेस, कि हे भगवान आज का दिन इतना शानदार बीता, आज मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, आज मेरे सारे कस्टमर हैप्पी हुए, आज मैं फिर दुनिया को बहुत कुछ दे पाया, भगवान इस अद्भुत असाधारण ज़िंदगी के लिए शुक्रिया। हाई एनर्जी के साथ सुबह जब उठें, भगवान रात को गजब की नींद आई, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, सब कुछ स्वस्थ है, और आज का दिन मेरे को मालूम है आपकी कृपा से ज़बरदस्त होने वाला है, आज जो भी मेरे से मिलेगा उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आज मैं हिला दूंगा। अपनी रॉ भाषा में, कोई ड्रामेटिक भाषा नहीं, जो रोज़ आप बोलते हो ना वही भाषा में बोल रहा हूँ। आप इतना करके देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, अभी आपने जो बोला वो क्यों है, आपका ना ऑरा पॉजिटिव हो गया। तो जैसे मैं अभी आपके पास बैठा हूँ, मेरे को एक सुकून वाली फीलिंग है, मैं ऑरा पे बहुत ध्यान देता हूँ। कई लोग, मैंने ना ज़िंदगी में पैसे के लिए कुछ नहीं किया, जैसे कई लोग खूब पैसा भी देते रहेंगे लेकिन उनका ऑरा अच्छा नहीं होगा ना, मेरे को लगता है मैं इसको मेंटर नहीं कर सकता, इसके पास जितनी बार बैठूंगा मेरे को नेगेटिविटी आएगी। तो ऑरा पॉजिटिव जिसको होगा उसी को हम भी बढ़ा सकते हैं, हम कोई भगवान थोड़ी है, ताली तो दो हाथ से बजती है। कोई भी ट्रेनर कोच बोलता है मैंने उसका ये कर दिया, मैंने उसका वो, अरे कोई किसी का कुछ नहीं करता। यदि सामने वाला साथ में दौड़ने को तैयार नहीं हो तो आपका ज्ञान कोई काम नहीं है। वो ज्ञान तो यहाँ कनाट प्लेस में चादर पे जो 500 पुस्तक बिकती है वो पूरी खरीद लो एक ही बार में, तो पूरा ज्ञान आ जाए। तो सभी लोग अपने घर में पहले रात को सोते हुए और सुबह उठ के कृतज्ञता ज्ञापित करने की हैबिट बनाओ, और परिवार के साथ बनाओ। याद रखना, जितने भी लोग अकेले चेंज हो रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ गलत कर रहे हैं। आपका परिवार यदि गाड़ी का सिर्फ एक चक्का सोचे कि मैं राइट चलूंगा, बाकी तीनों चक्के अपनी दिशा खुद चलें, तो गाड़ी छिन्न भिन्न हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से पूरे परिवार को लेके चलना आपकी जिम्मेदारी है, और जिस दिन परिवार की जिम्मेदारी निभ जाए उसके बाद समाज को लेके चलना आपकी जिम्मेदारी है। दैट्स ग्रेट। आपने परिवार की बातचीत की सर। बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत सफल हैं, मतलब उनके पास में पैसा भी है, उनके पास में नाम, शोहरत, सुख सुविधा की सारी चीज़ें हैं, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से वो उतने ज़्यादा उन्नत नहीं है या उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारे लोगों की फैमिली में क्या चल रहा है आम लोगों को मालूम नहीं चलता, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, और कुछ चीज़ें तो सोशल मीडिया में भी आ भी जाती हैं कुछ लोगों की। तो ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी दूसरे लोगों को मोटिवेट भी कर रहा है, रोल मॉडल भी है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन वो अपनी फैमिली वाले लोगों के लिए रोल मॉडल नहीं है। उसकी फैमिली वाले लोग मतलब न उसकी लीडरशिप स्वीकार कर रहे हैं, न उस जैसा बनना चाहते हैं। ये विरोधाभास कैसे? क्योंकि जो आप मुंह से बोल रहे हो वो आपके आचरण में नहीं है। देखिए, जब आप दिल से बोलेंगे, बहुत इसको सिंपल एग्जांपल देता हूँ व्यूअर्स के लिए, आपको दो लोग खाना खाने के लिए बोलेंगे ना कि खाना खा के जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन मुंह से बोला और कौन दिल से बोला। अरे चाय में समझ आ जाता है, फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा था। तो यदि कोई चीज़ आपके आचरण में नहीं है, और मैं गर्व से कई बार अपने आप को बहुत सारे दूसरे स्पीकर से अलग बोलता हूँ, मतलब इसमें ह्यूमिलिटी से बोल रहा हूँ, इसको मेरे गर्व के या घमंड के रूप में न लिया जाए, कि मैं वो चीज़ बोल ही नहीं पाता जो मैं नहीं करता। और यदि उस चीज़ को बोलूँगा तो मैं एक पहले लाइन बोलूँगा कि मैं भी ये करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, तो यदि जो बात आपके दिल से निकलेगी ना वो दिल तक जाएगी, जो बात आपके मुंह से निकलेगी ना वो कानों में रह जाएगी। वाइब्स जाती है शब्दों के साथ, वो वाइब को दिल महसूस कर लेता है। गट फीलिंग नाम का एक बहुत क्रांतिकारी शब्द है, गट फीलिंग बता देता है आदमी सच बोल रहा है कि झूठ। तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं सबको अपने आचरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपके ऊपर बहुत महान जिम्मेदारी है, आप दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं, लोग आपको एक रोल मॉडल मान रहे हैं। ठीक, और बहुत सारे नए, क्योंकि ये फील्ड तो भेड़चाल टाइप की है, क्योंकि कोई विशेष क्वालिफिकेशन तो चाहिए नहीं बनने के लिए। और आजकल तो अपन देखते हैं 18 साल का मोटिवेशनल स्पीकर, 20 साल का, जिसके माँ बाप उसको गाड़ी दे रहे हैं, माँ बाप उसको बाइक दे रहे हैं, माँ बाप उसका खर्चा भर रहे हैं, लेकिन वो मोटिवेशनल स्पीकर है तो कहीं का उठा के कहीं चेप रहा है, और एक छोटे से मोबाइल, एक छोटे से ट्राइपॉड से बात कह लेता है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, एक वो बोलिए जो आपके आचरण में। दूसरा, जिंदगी में ट्रू मोटिवेशन लाने के लिए ना कुछ चैलेंजेस लीजिए, कुछ हार्डशिप लीजिए। एसी कमरों में गद्दों में लेट के मोटिवेशन नहीं होता, मोटिवेशन के लिए आपको थोड़ा सा रगड़ाना पड़ता है। तीसरा चीज़, जब आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं तो वो आपको दैनिक रूप से हर दिन जीना पड़ेगा। नहीं तो इतना गट्स रखिए कि आप मुंह से बोल सके ये एरिया में मेरा काम करना बाकी है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक हफ्ते पहले सावजी भाई ढोलकिया,
अभी हमने थोड़ी देर पहले गोविंद भाई की बात की, वो अलग है, सावजी भाई अलग है। वो स्टील कॉन्क्लेव में आए, पूरे देश के 1100 स्टील प्लांट के ओनर वहाँ थे, मेरा भी उसमें स्पीच था, उनका भी स्पीच था। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो निकलते निकलते मैंने सावजी भाई को बोला कि सावजी भाई, ज़िंदगी में मेरे बाकी सारे हिस्से बहुत सही चल रहे हैं, मुझे आपसे सोशल हिस्से में सीखना है। मुझे लगता है आज तक मैंने सामाजिक जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं किया। तो मैं यदि बोल सकता हूँ, मैं कुछ उनको नहीं भी बोलता तो कैसे पता चलता, लेकिन मेरे को जब भी मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो समाज के लिए खूब कर रहे हैं, जेबें खोल दिए, दिल खोल दिया है, टाइम का काटा उनका समाज के लिए घूमता है, मेरे को लगता है कि यार पैसा आ गया, प्रसिद्धि आ गई, समाज के अंदर उतने गहरे नहीं उतरे। ठीक है, हमारे वीडियो मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, लेकिन और ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो हर मोटिवेशनल स्पीकर को ना ह्यूमन बनना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए मेरे ये सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मेरा इम्प्रूवमेंट बाकी है, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। तो आचरण में जब आप रखेंगे तो ही। और दूसरी चीज़, उनको सीखना भी चाहिए। देखिए, वीआईपी में एक हैबिट है, नॉलेज हॉलीडे। मैं वत्स जी पिछले 15 साल से हर साल 10 दिन का नॉलेज हॉलीडे लेता हूँ। अच्छा। जहाँ मैं सीखने जाता हूँ। मैं हर साल 4 कोर्स करता हूँ, आप अचरज करें। डॉक्टर पाटनी को लगता है उनको सीखने की जरूरत? जिस दिन मुझे ये लग गया ना मुझे सब आता है, उसी दिन मैं खत्म। क्यों? क्योंकि अब तो मैं भगवान हो गया, फिर मेरा नीचे क्या काम है? ऊपर जाना चाहिए मेरे को, उसकी कोर टीम में शामिल होना चाहिए। नीचे तो सब सीखने वाले हैं। और आज आपको एक और बात बताता हूँ। मोटिवेशनल स्पीकिंग तो चलिए कोई भी चढ़ जाए, हम हैं बिजनेस कोचिंग में। बिजनेस कोचिंग की प्रॉब्लम है, आप मान लीजिए 3 पीढ़ी से ज्वेलरी का व्यापार कर रहे हैं, आप मेरे से एक पब्लिक में खड़े होकर एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, और आपको जवाब 1 मिनट में चाहिए। आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं और आप अचानक मेरे से फला चीज़ का वेस्टेज कैसे कम करूं पूछेंगे, तो हमारे को 200 फील्ड का ज्ञान, एकदम अपडेटेड ज्ञान रखना है। रात को 10 बजे सरकार ने जीएसटी में एक चीज़ चेंज की, और सुबह एक सेमिनार है और उसमें एक आदमी खड़ा होगा, बोलेगा पाटनी साहब हमारी इंडस्ट्री में फला चीज़ का जीएसटी का दर चेंज हो गया है, इसका क्या इम्पैक्ट है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हर दिन 2 से 3 घंटा पढ़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है बिजनेस कोचिंग, क्योंकि यदि जवाब आपने 1 मिनट में नहीं दिया तो 2 बात होगी, या तो नीचे वाला बोलेगा देखा पाटनी जी उसके सवाल में फंस गए, या तो वो बोलेगा कि यार उनको तो पता नहीं था। ठीक, क्योंकि उसको तो या तो ऐसा सोचेगा यार जितना नाम सुना था उतना मजा नहीं आया, हमारे सवालों को तो ठीक से जवाब नहीं दे पाए। तो हमको लगातार अपडेट रहना पड़ता है, लेकिन वो तो बिजनेस का एस्पेक्ट हुआ। एज ए इंसान ये मेरे को बताओ, आप गलती कर रहे हो, कौन बताएगा? कोई तो बाहर वाला ही बताएगा। नहीं तो हर हार्ट स्पेशलिस्ट अपनी सर्जरी ना कर ले, लेट जाए खुद ही अपने हार्ट में खुद ही लगा ले वाल्व और स्टेंट सब। हर किसी को, जब बिल गेट्स को जॉन मैक्सवेल जैसा कोच चाहिए, तो फिर कौन मोटिवेशनल स्पीकर किस खेत की मूली है जो बोल रहे मैं भगवान हूं? तो हर किसी को एक्सटर्नल ऑडिटिंग की आवश्यकता है, और इसके लिए उसको सीखने जाना चाहिए। क्योंकि जब हम कहीं सीखने जाते हैं, ठीक है, हो सकता है आधी चीजें ऐसी होगी जो आपको आती है, लेकिन 2-4 चीज भी ऐसी मिल गई जो नहीं आती है। ठीक, आज मैं आपके इस सेटअप में आया, आपने बाहर इतना बढ़िया ऑर्गेनिक गार्डन लगाया। लोगों की ड्रीम रहती है कि रिटायरमेंट हो, गांव में जाएं, खेती करें। आपने शहर के अंदर वो माहौल खड़ा कर दिया कि आपका स्टूडियो बाहर में आप ऑर्गेनिक उगा रहे हैं, वहीं से आप ब्रोकोली तोड़ के ला रहे हैं, अपने किचन में बन रही है। तो आज मैं यहाँ इंस्पायर होके जा रहा हूँ। मैंने अभी आपको कहा है कि मैं अपने परिवार को ला के दिखाऊंगा कि भाई देखो ऐसा गार्डन अपने यहाँ होना चाहिए। तो सीखना हर दिन है बस। जिसने भी सोचा ना मेरे को सब आता है, वो आदमी रहने लायक नहीं, वो दूसरे लोगों का रहना भी मुश्किल कर देता है फिर। पूरी बात उसके लिए तो सब छोटे हैं, तो वो सब एरोगेंस। अच्छा, एक और बात, बड़प्पन की असली निशानी क्या है? ह्यूमिलिटी। अरे असली अरबपतियों से हम रोज मिलते हैं, लाख करोड़ का टर्नओवर है, 50,000। इतने विनम्र लोग होते हैं, इतने विनम्र, बल्कि कहते हैं ना जिस पेड़ में खूब फल लदे हैं वो उतना ही झुका होता है। तो यदि आप बड़े बने हो ना, तो आप विनम्र बनो। उस 1 मिनट में उस आदमी को एहसास दिलाओ जो आपसे मिलना है कि कल मैं इनके जैसा बनूंगा। नहीं तो क्या सार्थकता आपके बड़े होने की कि लोग आपके बारे में 4 लाइन बोलें, फिर साथ में बोले उसका वो किस्सा पता है कि नहीं, उसका वो पता है कि, तो ये मतलब ही नहीं है ऐसी जिंदगी का। दैट्स ग्रेट सर। किसी ने मुझे एक बुक भेंट की और उस पर एक लाइन उन्होंने लिखी थी, हालांकि वो शायद मेरे पे उतनी सूट नहीं करती होगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने लिखा कि बड़ा आदमी वो है जिसके पास में बैठ के दूसरा आदमी छोटा महसूस नहीं करे, और आपसे मिलके मुझे ऐसा ही लगा।
तो सबसे बड़ी बात यही है सर, उतनी विनम्रता होगी तभी आसपास वाले अच्छा महसूस करेंगे। दैट्स ग्रेट सर। हम लोग इसमें, मेरा एक कोट है इसमें कि बड़ों से तो हर कोई अच्छा व्यवहार करता है, आप असली बड़े तब होते हैं जब आप छोटों से अच्छा व्यवहार करें। वाह भाई, एक गाड़ी के ड्राइवर के साथ, एक लिफ्टमैन के साथ, एक प्यून के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए ना, वो आपका बड़प्पन है। आपसे बड़ा आदमी बैठा है तो आपकी मजबूरी है उसको आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना ही होगा। और असली करैक्टर उसी से मालूम चलता है सर। आप एक गार्ड से, आप कोई भी जो आपको हेल्प कर रहा है उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वही आपकी पैमाना है कि आप कितने अच्छे करैक्टर के हैं, कैसे आपकी ब्रिंगिंग है, कैसे आपके संस्कार हैं, आपने वीआईपी लिया हुआ या नहीं लिया हुआ, उसी से झलकता है। नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी को इस मायने में भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ बस जी, मतलब उनके घर में 100 कारों की फ्लीट है, अपने विमान है, मैं उनकी फैमिलीज को कोच कर रहा हूँ, लेकिन वो इतने विनम्र हैं कि आज भी वो हफ्ते में 2 दिन ज़मीन में बैठ के खाना खाते हैं, पूरे परिवार के साथ बैठ के खाना खाते हैं, ऑफिस की मेस में खाना खाते हैं, झुक झुक के नमस्ते करते हैं। मतलब वो चाहें तो कैसे भी अकड़ लें, लेकिन असली विनम्रता जब देखते हैं ना, उसके बाद वापस आके लगता है कुछ नहीं है, वी आर नथिंग। इतने बड़े यूनिवर्स में क्या है, वो पीके का नहीं है, इस ब्रह्मांड में इतना सारा गोला है याद है आमिर खान का डायलॉग, जिसमें आपका इतना छोटा सा गोला, उस गोले के एक छोटे से हिस्से में आप रहता है इतना छोटा सा आदमी, तो पहले समझो ना आप कहाँ पर हो। और हमें लगता है कि सारी दुनिया को भी कंट्रोल कर रखते हैं। दैट्स ग्रेट सर, सुपर। आपका पास तो ज्ञान, नॉलेज अद्भुत है सर। डायरेक्ट सेलिंग पे आते हैं थोड़ा सा। परफेक्ट। जुड़ो जोड़ो जीतो आपने कौन से साल में लिखी थी सर? ये कितना साल हो गए? 2006 में। 6 का मतलब हो गया, आज हम 25 में हैं, 19 साल पहले आपने बुक लिखी। अद्भुत अपने आप में। बहुत सारी पीढ़ी तो उसके बाद आई है, 2016 के बाद ही ज्वाइन किया है। आपने किताब लिखी, अद्भुत किताब, मार्केट में खूब चली। मुझे अच्छे से याद है, हमारे यहाँ पे हमारी कंपनी में खूब प्रमोट होती थी जुड़ो जोड़ो जीतो। आपके पास में ऑफ़र भी बहुत आए होंगे डायरेक्ट सेलिंग के, और आपने डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को भी समझ लिया जो आपने उसमें लिखा है। तो डायरेक्ट सेलिंग फिर ज्वाइन क्यों नहीं की? पहले मैं जुड़ो जोड़ो जीतो क्यों लिखी है बताता हूँ। उस वक्त क्या है, जब डायरेक्ट सेलिंग की पुस्तकें मैं पढ़ता था तो मैं देखता था कि यार ये अमेरिकन भाषा में, उसमें माइकल लिखा हुआ है एंजेला लिखा हुआ है, वो नाम भी अपने को अपने वाले नहीं लगते, अपने तो राम श्याम दिनेश सुरेश नरेश लिखे रहे, तो अपना वाला लगता था। तो मैंने बोला यार, एक तो कॉमन मैन का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग, उसमें अमेरिकन स्टाइल की पुस्तकें, और कंपनियां प्रेस कर रही है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो मेरे को लगा यार एक इंडियनाइज्ड बुक निकालना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इससे भविष्य जोड़ रहे हैं, और मैं श्योर था उस दिन से कि ये बिजनेस बढ़ेगा इंडिया, मैं डैम श्योर था। और फिर मैंने इंडियन भाषा में बुक निकाली, एकदम देशी एग्जाम्पल्स के साथ, इंडियन माहौल के साथ, क्योंकि वहाँ और हमारे यहाँ का माहौल अलग है। देखो, मैं एक बार एक देश में एक व्यक्ति की मृत्यु पे गया, ठीक है, तो 40-50 लोग जमा हुए, सब अपनी अपनी कारों से बेहतरीन सूट साट पहन के पहुँचे। वहाँ पे 1 मिनट का प्रेयर वेयर हुआ, इलेक्ट्रिक वाले में डाले, लाश वाश सब पूरे फिनिश क्रियाक्रम हो गया, और 15 मिनट में सब निकल गए। हमारे इंडिया में 13 दिन तक तो रोना गाना चलता है, ठीक, 1000 आदमी का तो खाना होता है, और इतना ड्रामा, वो अर्थी को कौन उठा के शमशान ले जाता है आज तक समझ नहीं आया, हर कोई अपना हाथ लगाता जाता है और अर्थी पहुंच जाती शमशान तक। तो इंडिया पूरा अलग था। मैंने इंडिया सेंट्रिक बुक लिखी, और जुड़ो जोड़ो जीतो एक बाइबल और गीता की तरह आज भी खूब बिकती है, क्योंकि जुड़ो, आदमी पहले तो खुद जुड़े, जोड़ो क्योंकि तब तक आपकी टीम नहीं बनी, और लास्ट में मिल के जीतो, ठीक। तो वो बुक का मेरा सिद्धांत था। और एक और गर्व है मेरे को ना खूब पैसे ऑफर हुए, इस बुक में हमारी फोटो छाप दो लीडरों के द्वारा, क्योंकि तब एक प्रचलन था, कुछ लेखक अपनी पुस्तकों में फोटो छापते थे। कंपनियों का है कि हमारे बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, इनडायरेक्टली लिख दीजिए। मेरे को आज ये कहते हुए अच्छा लगता है कि तमाम प्रलोभन और ऑफर के बीच, अभी कंपनी की बात पे आऊँगा क्यों ज्वाइन नहीं की, लेकिन पहले पुस्तक का लिखता हूँ। तो तमाम प्रलोभन और ऑफर के बीच जुड़ो जोड़ो जीतो में आजीवन न तो किसी लीडर का नाम आया, न किसी लीडर की फोटो आई, न किसी कंपनी के किसी भी प्रोग्राम फंक्शन की फोटो आई, नहीं, मैं सैकड़ों में प्रोग्राम में गया तो मैंने कहीं लिखा कि इस कंपनी के प्रोग्राम में इनडायरेक्टली, कि मैंने ऐसा बोला, वो भी नहीं लिखा।
तो जुड़ो जुड़ो जीतो इंडिया का सबसे निष्पक्ष टूल है। तो ये पहले बुक के साइड में आता हूँ। दूसरा, मैं आपका सवाल एकदम वाजिब है कि मैंने क्यों ज्वाइन नहीं किया। तो आप भी अपने अनुभव से जानते हैं कि प्रस्ताव तो खूब आए होंगे, प्रलोभन सब तरीके के आए, और वाकई में वेल्थ क्रिएशन के प्रलोभन आए। लेकिन मेरे और दूसरे ट्रेनर्स में एक छोटा सा फर्क है, मैं ना भरे पेट से आया हूँ। मैं एक सर्जन था, मेरी कमाई बहुत अच्छी थी, प्रतिष्ठा प्रसिद्धि बहुत अच्छी थी, रोज़ खाली जेब जाओ, आपको भी पता है मेडिकल में भर के लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इज्जत भी पूरी है, अपॉइंटमेंट भी आगे आगे तक पैक हैं। तो मैं ना यहाँ प्योर पैसे के लिए नहीं आया। तो मेरे मन में एक विचार आया कि यदि मैं किसी एक कंपनी में शामिल हो गया तो उस दिन के बाद दूसरी कंपनी वाले तो मेरे को बुलाएंगे नहीं, और मैं तो एजुकेशन के लिए आया हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर मैंने बोला, तो फिर मेरा जो एजुकेशन का है वो तो एक आधी कंपनी में सिमट जाएगा। तो फिर भी वो मतलब फिर एक और बिजनेस की तरह हो गया कि मेरे को खाली इसी में ही देना है। तो मेरी सोच ज़्यादा व्यापक थी। मेरे को लगता था कि मेरे को भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदलना है, और इसमें जो बहुत सारी नेगेटिविटीज़ है उसको मिटाना है। क्योंकि मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं कि एज अ बिजनेस मॉडल कोई हेजिटेशन भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक सुपर पावरफुल बिजनेस मॉडल है। इसको तो खैर इन्हीं के अंदर के लोगों ने बर्बाद कर दिया, वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज इतनी कम लागत में इतना बड़ा रिटर्न कोई भी दूसरा सेक्टर नहीं दे सकता। ठीक, और यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसको पार्ट टाइम आप बिल्ड कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक स्किल। ठीक है, क्योंकि यही एक मॉडल है जो ना पूछता है आपकी शिक्षा क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका सीना कितना चौड़ा है, आपका परिवार क्या है, कहाँ से पढ़े हो, कुछ भी तो नहीं पूछता। ठीक, तो मैंने लार्जर पर्सपेक्टिव में कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भला कर सकूं, ये सोचकर आज तक कोई भी कंपनी ज्वाइन नहीं की। इसमें कुछ लोग मेरे को व्यावसायिक दृष्टि से गालियां दे सकते हैं कि पाटनी जी बहुत वेल्दी हो सकते थे। कभी कभी रेयर केस में मन में लगता है यार ज्वाइन कर लेते, लेकिन फिर अगले ही पल लगता है नहीं। आज जो हर कंपनी में स्वीकार्यता है, कोई भी कंपनी बिंदास आधी रात को बुला सकती है। बड़ी बड़ी कंपनी के एमडी सलाह लेते हैं, क्योंकि उनको पता है अभी जो मैं डॉक्टर पाटनी को बोलूँगा ये 1 मिनट बाद भूल जाएंगे और दुनिया में कभी मेरी बात लीक नहीं करेंगे। वो लगता है ठीक है, बाकी ऊपर वाले ने देने में तो कोई कमी नहीं की। ग्रेटफुलनेस। दैट्स ग्रेट सर। डायरेक्ट आप बिल्कुल बाहर से खड़े होकर अनबायस्ड अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को देखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की 2 चीज़ें क्या आपको लगती हैं जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ें बड़ी गलत हैं डायरेक्ट सेलिंग में, इनमें सुधार होना चाहिए? और 2 ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ आपको लगती हैं जो लगता है अगर ये तो अल्टीमेट है तो कहीं नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में मिलती हैं? तो पहले 2 वो चीज़ें जहाँ आपको लगता है कि यार ये बड़ी ख़राब है यहाँ पे। मतलब आज आप लेक्चर करवा के मानोगे। ठीक नहीं, हमें भी एक्चुअली देखिए हर किसी को अपना काम अपना धंधा बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ हरियाणा में कहावत है कि अपनी लस्सी किसी को खट्टी नहीं लगती। अच्छा, वो दूसरे वाले को ही लगती है, वो पिएगा तो अपनी सबको अच्छी लगती है। तो हमें लगता है डायरेक्ट सेलिंग बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ है नहीं, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता, कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ मिलता है। लेकिन बाहर से जो व्यक्ति देखता है ना तो उसको लगता है कि यार नहीं ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, इनमें सुधार होना चाहिए। तो वो एक लर्निंग एटीट्यूड से मैं आपसे पूछ नहीं, और थर्ड पार्टी ऑडिट जरूरी है। आप परफेक्ट है, जैसे अभी कोई भी कंपनी अपना खुद का फ्लॉ खुद नहीं ढूंढ सकती। एक्सटर्नल कंसल्टेंट आता है, निष्पक्ष होकर बताता है। पहले ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना बीते जो 10-12 साल थे, जब तक अभी नए नियम सरकार के नहीं आए थे, तब तक ना कंपनियों ने खूब गलत किया। लीडर्स ने बेहिसाब मिसकमिटमेंट किए। बहुत सी कंपनियां जो सिंपल ग्रोथ प्लान और फालतू वाहियात प्लान ले लेके आ गई, जिसमें प्रोडक्ट कहीं नहीं थे, केवल मल्टीप्लिकेशन, पैसा अंदर ही अंदर घूम रहा है। डायरेक्ट सेलिंग ने ना अपनी इज्जत खो दी। तो यहां पर मिस कमिटमेंट, रॉन्ग कंपनीज का रॉन्ग प्रोडक्ट, मतलब इज्जत खो दी को और थोड़ा अंदर घुसेंगे, कई कंपनियों का प्रोडक्ट ही नहीं, या इतने खराब प्रोडक्ट है कि उनको खुद को पता है कि मेरे घर में ये प्रोडक्ट यूज नहीं होंगे। देखो यार, किसी भी व्यवसाय की नींव उसका प्रोडक्ट होती है। तो कोई भी कंपनी खोलेगी तो प्रोडक्ट एक नंबर होना चाहिए, क्वालिटी वाइज एक नंबर होना चाहिए। आप अपनी फैमिली कम से कम आपको यूज़ करें, नाते रिश्तेदारों में प्रमोट करो। और कोई जो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करके छोड़ भी देना, उसके बाद भी वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करता रहे। प्रोडक्ट में इतनी जान होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट में ना फोकस करके केवल ज्वाइनिंग कैसे भी ले आओ, गलत सही करके कैसे भी ले आओ, कुछ भी कर लो, झूठे सच्चे कुछ भी वादा कर दो। आप बताओ, एक 2 व्हीलर की डीलरशिप के बारे में लोग इतने नेगेटिव क्यों नहीं है? एक फार्मा या कोई एक FMCG मैन्युफैक्चरर के लिए इतनी नेगेटिव बात क्यों नहीं होती? लेकिन जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग MLM बोले, लोगों को करंट लग जाता है। नॉर्मल आदमी डायरेक्ट सेलिंग वाले को देख के उल्टा भागने लग जाता है आदमी। क्यों? क्योंकि हमारे अपने लोगों ने इसको बर्बाद कर दिया। परसेप्शन जो है वो बहुत गलत है।
पहले तो काम ठीक से नहीं किया, ठीक, प्रोडक्ट बहुत ही खराब लाए, बहुत सारी कंपनी उड़ी। अरे भाई, एक कंपनी के उड़ने से बहुत पे, एक हीरा व्यापारी ने, नकली हीरा नीरव मोदी ने जो भी बेचा बुचाया, जो भी हुआ, उनका प्रॉब्लम पूरे देश में, लोगों का हीरे पर से बिली फट गया कुछ क्षण के। तो जब एक व्यक्ति, एक कंपनी उड़ती है तो कितने लोगों का बिली फूटता है। तो यहाँ तो सैकड़ों कंपनियां उड़ी। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत खराब एक प्रॉब्लम है। मतलब इसको 1 और 2 ना करते हुए मैं एक जस्ट व्यू दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट खराब वाली कंपनियों को ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की। सेकंड, खाली ग्रोथ बेस्ड बिजनेस प्लान जिसमें एक्चुअल सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था, वो एक बहुत खराब काम हुआ। तीसरा, कंपनियां एजुकेशन क्यों नहीं देती भाई? एजुकेशन सिस्टम पे जीरो फोकस क्यों है? ये तो रीढ़ की हड्डी है। देखिए, प्रोडक्ट सेम है, एक 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी चीज़ की कंपनी ले लो, उसको एक जिला, एक राज्य की डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकता। इसमें तो कोई डीलरशिप नहीं है, पैन इंडिया पैन ग्लोबल कहीं भी काम कर लो जी। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? प्रोडक्ट सेम है, प्राइसिंग सेम है, पीवी बीवी सेम है, ज्योग्राफी पूरा पैन इंडिया ओपन है, ज्वाइन किसी को भी करवा सकते हो, सब कुछ सेम है। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तो इंसान है। पूरे एमएलएम में सिंगल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इंसान है और कुछ नहीं है, सब कुछ सेम होता है। ब्रोशर सबको अवेलेबल है, सबको सब कुछ अवेलेबल है। तो अब वो इंसान को ही क्यों ना इम्प्रूव किया जाए कि उसकी आदतें सही हो, उसका काम करने का तरीका सही हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन की कमी नहीं होने की वजह से फेलियर रेट बहुत हाई है। और मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है, तगड़ी तगड़ी इंडियन कंपनीज भी एजुकेशन को सीरियसली नहीं ले रही। वो यदि एजुकेशन को वेस्टेज खर्च ना मानते हुए उसको ये मानेंगे कि फैक्ट्री लगा रहे हैं हम, बाकी आपका और क्या खर्च है, ये तो एक इंफ्रा मान लें उसको यदि, और इंफ्रा मान के उसको कंपलसरी खर्च में ले ले, इलेक्ट्रिसिटी बिल मान ले कंपलसरी खर्च में ले ले, तो आप देखेंगे एट्रिशन रेट कंपनियों का बहुत कम हो जाएगा। इवन जो लीडर, आप देखना एक कंपनी में 10 लीडर, चलो 6 लीडर की टीम एकदम बिखरी हुई है, एक पैसे का नियम कायदा कानून का पालन नहीं करती। वो लीडर का कभी चेक अच्छा आता है, कभी खराब आता है, बैंड बजी हुई, टीम साइज पूछोगे तो बताएगा इतना, बोलेगा एक्टिव कितना है तो इतना, तो ये क्यों? और उसी कंपनी में 2 लीडर आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी टीम एकदम तगड़ी है, साइज कम है, चेक ज्यादा बनता है, ठीक, टीम एकदम अपने लीडर का रिस्पेक्ट भी करती है, उसको फॉलो करती है, रोल मॉडल बनती है, आइकॉन बनती है। वो क्यों? क्योंकि वो 2 लीडर एजुकेशन, एथिक्स, एक्सीलेंस, इन 3 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, 3E, एजुकेशन, सेकंड एथिक्स, और तीसरा एक्सीलेंस। तो एजुकेशन मतलब एमएलएम का एजुकेशन, एथिक्स मतलब सारे सिद्धांतों पे हम चल रहे हैं, ठीक, और एक्सीलेंस मतलब जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी चीज़ में उनकी टीम को, यार वो नेक्स्ट डे बेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हर अगला दिन हम थोड़े से बेहतर कैसे हो, उस यदि 3E पे लीडर फोकस करेगा उसकी टीम हिलेगी नहीं। दैट्स ग्रेट। मैं बस इसमें ये कहना चाहता हूँ, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है सर। डायरेक्ट सेलिंग में जो अच्छी कंपनियां हैं, हालांकि वो गिनी चुनी हैं, उनको हम उंगली पे गिन सकते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी करती हैं, उनके पास प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होगा, जो गवर्नमेंट की हमारी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 उनको पालन करेंगे, एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो गिनी चुनी कंपनियाँ हैं, वो दिखती ही नहीं कहीं। ज़्यादातर कंपनियाँ वैसी हैं जैसे आपने बताया, कहीं प्रोडक्ट सही नहीं है, कहीं फोकस इस पर ही है कि भाई पैसे को ही सर्कुलेट किया जा रहा है, प्रोडक्ट एक मतलब एक आर्ट है प्रोडक्ट की और कुछ है ही नहीं, और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब हम अच्छी बातों के बारे में बातचीत करते हैं। एक सेकंड और रुकते हैं। हाँ जी प्लीज़। आपने बोला गिनी चुनी अच्छी कंपनी है, ये ना आप अंदर बैठे होकर के जानते हो, जो बाहर बैठा है कभी उसकी नज़र से देखो ना, उसको यदि पता लग जाए कि एक्स कंपनी खराब है तो क्यों ज्वाइन करेगा? उसको तो पता ही नहीं लग रहा है ना, उसके लिए तो झांकी दिख रही है, अरे भैया एक फंक्शन हो रहा है, 4 लीडर गाड़ी से आ रहे थे, धम धम फटाके फूट रहे थे जी, कंधे पे उठा के भगवान यही करता हूँ। तो वो तो जब ट्रैप हो जाता है अंदर, तब उसको पता लगता है ना। और एक बात मेरे को बताओ जी, कौन सी कंपनी उड़ने के 2 साल पहले बता देती है कि मैं उड़ने वाली हूँ? 1 साल पहले बता देती। ये वाला तो अपने सारे नाते रिश्तेदार, यार दोस्त, ऑफिस कलीग सबको समेट के बिजनेस में ले आया और एक दिन कंपनी उड़ गई। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो लोग कंपनी बनाते हैं ना, इनको ना पैसा संभालना नहीं आता। चलो पैसा आते हैं ना, बोरा जाते हैं लोग, ठीक, मतलब पैसा तो बेहिसाब है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप देखना जैसे ही 150 करोड़ पे पहुंचते हैं ना, इनको समझ आना बंद हो जाता है कि इस पैसे को मैनेज कैसे करें। एक्चुअली जो कंपनी के मालिक है ना, उनके लिए एक अलग उनको एजुकेशन लेना आना चाहिए मेरे पास, पैसा कैसे संभालें। तो बैड प्लानिंग में ऊपर वाला उड़ता है, ठीक है, उसके या फिर लीडर उड़ेगा, उसके नीचे फिर सारे नीचे वाले उड़ जाते हैं। तो अक्सर आप देखना नीचे वाले की गलती उतनी नहीं है जितनी ऊपर वाले की। यदि कंपनी का टॉप बोर्ड राइट हो
तो वो अपनी टीमों को क्या चीज़ नहीं सिखा सकता। आपको एक किस्सा बताता हूँ, फिर आपके जवाब पे आऊँगा। मैं एक कंपनी में गया, नाम नहीं लेता, सवेरे उनके लिए लेक्चर था। आपको मैं बताता हूँ, आज की डेट में यदि मेरे को 50 MLM कंपनी बुला रही तो मैं 45 को हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ, नहीं आना है मेरा। क्योंकि अभी वो सरकार का एक नया नियम आया है जिसके तहत यदि खड़े होकर आपने प्रमोट किया तो आप भी गए, तो उसी में बड़े बड़े हीरो हीरोइन चले जा रहे हैं जो प्रोडक्ट को प्रमोट करें। तो मैं तो पहले तो अभी आजकल मैं जो भी डाइसी कंपनी रहती है उससे एकदम दूर रहता हूँ, और यदि जाता हूँ तो खड़े होकर पहले बोल देता हूँ मैं इस कंपनी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं इसके प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ एजुकेशन के लिए आया हूँ। बहुत क्लियर बिंदास बोलता हूँ, क्योंकि जी मैं तो भरे पेट से आया हूँ, आप मेरे को रोटी नहीं दोगे तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिल रही है, मेरे को बहुत दिया ऊपर वाले ने, ये जन्म तो ऐसे ही निकल जाऊँ, कुछ काम नहीं करूँ तो भी। एक आपको किस्सा गजब का सुनाता हूँ, और जितने सुन रहे हैं वो अपना गैस मारते रहे कौन सी कंपनी है। एक कंपनी में मैं गया जी, रात को डिनर था फाउंडर्स के साथ। अब मेरी आदत बहुत सवाल करता हूँ, मैंने स्टेज पे बहुत बोलता हूँ और नीचे बहुत सुनता हूँ, मैं गजब श्रोता हूँ नीचे। मैंने एक के बाद एक सवाल करता गया भाई। 1 घंटे बाद मेरे को वत्स जी लगा ये पूरी फर्जी कंपनी है। ठीक, वो गोल्ड का एक्सचेंज कर रही थी। अच्छा, ठीक, और वो इतने गोल्ड के बदले आपको इतना मिलेगा, इतने गोल्ड के बदले आपको इतना मिलेगा, यहाँ गोल्ड का फला ले लो। तो मैंने एक चीज़ खाली इतना पूछी कि कितने लोग को आपने अभी तक गोल्ड दिया है। ठीक, तो सर लेने वालों का तो रेट बहुत कम है, वो तो वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर मैं अंदर घुसा, समझ में आया जितने इन्वेस्टर हैं 99% ग्रीड के लालच में। अच्छा देखो, इसमें नीचे एंड यूज़र की भी तो गलती है भाई। उसको पता है कि भाई 8, 9, 10, 12, 15% तक का रिटर्न कोई दे तो ठीक है। कोई आपको बोलेगा जी मैं हर 3 महीने में आपको 50% दूंगा, तो भगवान है क्या, तू ही देश चला ले नहीं तो। ठीक, तो अपने लालच में घुसते हैं, बाद में रोते हैं। अब आप देखिए, मैं 9 बजे डिनर करने बैठा, 10:30 बज गए, मैंने खाना ख़त्म किया। आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने क्या किया होगा। उस होटल में मेरा प्रोग्राम था और उसी में मेरा कमरा था। मैंने रात को 12 बजे अपना कमरा चेंज कर दूसरी होटल में चला गया कि ये कंपनी 48 घंटे में भी बंद हो सकती है। अगले दिन स्टेज पे खड़ा हुआ, पहले 5 मिनट तक तो डिस्क्लेमर देता रहा मैं जैसे डिस्क्लेमर नहीं होता कि मैं कुछ नहीं, और एकदम बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन दिया जिसमें एक अक्षर भी वो कंपनी का ना निकाल सकें। 1 महीने बाद कंपनी उड़ गई। कई कंपनियों में हम जाते हैं, हमको दिख रहा है ये उड़ रही है, लाखों लोगों के भविष्य को लेकर डूब जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा सर। एक नए आदमी को ये समझ नहीं रहती। इस शो में सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर मैंने पूछा है तो एक ही प्रश्न पूछा है कि एक आम आदमी एथिकल कंपनी और अनएथिकल या मनी सर्कुलेशन कंपनी में अंतर कैसे पैदा करे, कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे करे। ये लगभग 200 बार ये प्रश्न पूछा गया होगा। और आपके आशीर्वाद से जो ये हमने पहली बुक लिखी, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, इसकी ब्लेसिंग आपने हमें दी थी। इसमें भी एक चैप्टर मैंने पूरा लिखा है सर, राइट कंपनी, हाउ टू चूज़ ए राइट कंपनी। राइट कंपनी चुनने के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, अभी रूल्स आ गए हैं, वो रूल्स क्या कहते हैं, कैसे आप उसकी प्रोफाइल देखें, कैसे आप मैनेजमेंट को चेक करें, कैसे आप प्रोडक्ट को देखें। और इसमें 4 पार्ट हमने रखे हैं सर। इसमें प्रोफाइल देखिए कंपनी की, कंपनी का प्रोडक्ट देखिए, कंपनी का कंपनसेशन प्लान देखिए, और चौथी चीज़ एजुकेशन सिस्टम देखिए। अगर उसके पास में एजुकेशन प्रॉपर सिस्टम है तो ही उसके साथ जुड़िए, अगर नहीं है तो फिर ऐसी कंपनियों से थोड़ा बचने का प्रयास कीजिए। तो हम इस चीज़ पे बहुत विशेष रूप से फोकस करते हैं। और यही एक बड़ा चैलेंज एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में। बहुत सारी कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं कहूँगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग के मॉड्यूल को इस्तेमाल करती हैं और लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती हैं, वो तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल तो वो है जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में बताया गया है। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, ये डायरेक्ट सेलिंग के रूल तो अभी आए कुछ साल पहले, इसमें तो कोई रेगुलेशन था नहीं। इसके पहले तो लाखों करोड़ों विकेट उखड़ गए। और परसेप्शन, आप आज बोल रहे हो, आप सोचिए मैंने एक बुक लिखी थी, नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ। जी, मैं इतना गुस्सा हो गया था ये जो चल रहा था व्यवस्था। मैंने बोला ये मेरे को बुलाए ना बुलाए, सच आज लिख दिया जाए। मैंने उस समय 2009 में 10 चैप्टर लिखे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, सही लीडर का चुनाव कैसे करें, क्योंकि लीडर टू लीडर भी फर्क आ जाता है कंपनी में। और इसीलिए वो जब टाइटल लिखा कितना सच कितना झूठ, कई कंपनी वाले अरे यार पार्टनर साहब आपने तो क्या लिख दिया, दुकान बंद करवाओगे हमारी। दुकान बंद करो। अरे मैं बोला नहीं, ये इससे इंडस्ट्री ग्रो करेगी। बेस्ट प्रैक्टिसेस से ग्रो करती है, बैड प्रैक्टिसेस से बंद होती। अब अच्छी चीज़ों पे आ जाएं। परफेक्ट।
तो आपका सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग में मुझे अच्छा क्या लगता है। मैंने अभी बात बात में बोला कि मॉडल ख़राब नहीं है, परसेप्शन ख़राब है। मॉडल तो ब्रिलियंट है। तो मुझे ये लगता है कि इससे कम लागत में इतना बड़ा रिटर्न किसी भी दूसरे व्यापार में नहीं आ सकता। दूसरी चीज़, इससे कम टाइम देकर, मतलब मैं ये मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अचानक ही अपनी नौकरी वोकरी किसी प्रोग्राम के इन्फ्लुएंस में आके नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक, थोड़ा भैया समझदारी रहो, गाड़ी में भी स्टेपनी लेके चलते हैं, रोड कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पंचर हो सकती है। तो जब तक एक सर्टेन लेवल का आपका पे चेक इंश्योर नहीं हो जाता, तब तक आपको नहीं छोड़ना चाहिए अपना काम और बिल्ड करना चाहिए साइड से धीरे धीरे। तो मैं ये मानता हूँ कि पार्ट टाइम में करने के लिए इससे अच्छा व्यापार और कोई दूसरा नहीं है। थर्ड, पहले इसमें बिल्कुल भी एथिक्स नहीं थे, रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। IDSA, DSA और WDSA और सरकार के बहुत सारे नियम कानून के आ जाने की वजह से इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। तो यदि अच्छा प्रोडक्ट लेकर अच्छी कंपनी देख के आदमी ज्वाइन करता है तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक फैमिली बिजनेस के रूप में बिल्ड भी हो सकता है, जिसमें आपका जीवन साथी, ठीक है, जैसे आप जिस कंपनी में वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में काम करती है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है ना सिर्फ आदमी करे, हो तो जीवन साथी भी कर सकता है, घर में बहू बेटा भी सब पार्ट टाइम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप समाज को बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। चौथी चीज़, आप अपने नियर एंड डियर्स को, जो ईश्वर की दया से सक्षम उतने नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है भरे पेट वाले को नहीं करना चाहिए, आप नहीं झेल पाओगे लोगों का रिजेक्शन। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा अदर बोल सकता हूँ, तो मैं हमेशा एक कोट बोलता आया हूँ 20 साल से कि MLM सिर्फ उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनकी या तो आय कम है या आय के अनुपात में सपने बड़े। ठीक, क्योंकि फुल पेट भरा होगा ना, किसी ने भी आपके ईगो को थोड़ा सा टच किया ना, आप एकदम रिएक्टिव मोड में आ जाओगे। इसीलिए आप देखोगे कि कई बहुत सक्षम आदमी को आपने बहुत सोच सोच के जोड़ा, अरे यार इसका इतना नेटवर्क है, इतना, वो करता नहीं है काम। ठीक, वो 2-3 का रिजेक्शन आते ही उसका ऊपर नीचे हो जाता है सिस्टम पूरा। तो जो भी आपके आसपास ऐसे हैं जिनको आप अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहें, तो जीरो कॉस्ट में, ऑलमोस्ट जीरो ही मान लो आप इसको, जीरो कॉस्ट में आप एक अपॉर्चुनिटी पास ऑन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एसेट लाइट बिजनेस हमारे मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं, क्योंकि अब बिजनेस कोच के रूप में एसेट लाइट यानी जिस बिजनेस में लागत न्यूनतम हो। ठीक है, तो ये बिजनेस में लागत न्यूनतम है। ठीक, आप 2-4-5 हज़ार रुपये में किसी भी कंपनी के अंदर आ जाते हैं, वो भी पहले ज्वाइनिंग चार्ज लेते थे, अब तो वो भी नहीं ले सकते, तो वो नियम ने सब बदल दिया। तो बिना किसी लागत या बड़े इन्वेस्टमेंट या कुछ भी रिस्क पर लगाए आप एक सिंसियर ट्राई दे सकते हैं इस बिजनेस को। सो ट्राइंग विदाउट इन्वेस्टिंग टाइप का बिजनेस है, क्योंकि वो जो एडिशनल टाइम आपकी ज़िंदगी में था वो आप सोशल मीडिया इधर उधर टाइम पास गॉसिप में बिता रहे थे, तो उसको आप इसमें दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस मॉडल में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन इसके परसेप्शन में बहुत फॉल्ट है। तो इसके परसेप्शन को आने वाले कुछ साल में आपके जैसे जिम्मेदार लीडरों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको बदलें। मैं एक अपडेट देना चाहता हूं सर। अभी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। 9 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग की हमारी गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की, जानकारी है मेरे को, और उसके बाद में 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए और एक प्रकार से हमें लीगल रिकॉग्निशन मिल गया, और बहुत सारे लोग इसमें भी एक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं। अभी 11 जनवरी को दिल्ली में एक मीटिंग रखी गई। कैट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स, उनके सेक्रेटरी हैं मिस्टर परवीन खंडेलवाल, और वो MP भी हैं अभी चांदनी चौक से। तो वो बहुत क्लोजली डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं, वो डायरेक्ट सेलर थे, उन्होंने मीटिंगें ली हैं, उनको मालूम है डायरेक्ट सेलर का क्या दर्द होता है। तो उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, उसमें गिने चुने लोग थे, डायरेक्ट सेलिंग टेबल कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने रखा था। तो उसमें डिसाइड किया गया, उसमें एक ही मुद्दा था कि डायरेक्ट सेलिंग में परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। परवीन खंडेलवाल जी ने कहा कि संसद में मैं बदलता हूँ, ग्राउंड पे आप बदलिए। अच्छा, संसद में मैं बदलता हूँ, ग्राउंड पे आप बदलिए। बोले ग्राउंड पे तो आपने बदलना पड़ेगा। संसद में ऊपर में जो एक परसेप्शन है ना कि नहीं ये सब कुछ बेकार होता है, मैं उनको बताता हूँ कि यार सब कुछ बेकार नहीं है, कुछ अच्छा भी है यहाँ पे। और एक निर्णय लिया गया कि डायरेक्ट सेलिंग एक टास्क फोर्स हम बनाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से लोग होंगे। उस मीटिंग में जॉइंट सेक्रेटरी कंज्यूमर फेयर आए हुए थे, और चेयरमैन FSSAI मिसेस शर्मा हैं, वो आए हुए थे। तो एक डायरेक्ट सेलिंग की टास्क फोर्स बन रही है, जो ये देखेगी क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस से कैसे हम लोग बाहर आके इस इंडस्ट्री की इमेज भी बढ़ा सकते हैं
और जो गलत कंपनियां हैं वो जल्दी से बंद हों, जो अच्छी कंपनियां हैं उनको अच्छा सहयोग मिले ताकि वो खुल के अच्छे से काम कर सके। तो बहुत तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। हाँ, यदि ये ठीक से होता है ना तो 7-8 साल में इंडस्ट्री का परसेप्शन चेंज हो जाएगा। लोगों की अपने यहाँ मेमोरी शॉर्ट है, अपन तो एक ऐसे देश के निवासी जहाँ पे आज पे सरकार गिरती, ठीक, तो यहाँ पे आदमी 4.5 साल क्या किया उससे कोई महत्व नहीं, राज के लास्ट के 6 महीने में क्या घोषणाएं किया उस पर चुनाव के फैसले होते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का कुछ नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ यदि जो आप बोल रहे हैं यदि ठीक तरीके से किया गया और हमारे जैसे जो न्यूट्रल लोग हैं हमने इसमें सपोर्ट किया तो ये सब मिल मिला के इकोसिस्टम 5-7-10 साल में चेंज होगा। और इसको होना चाहिए ताकि इस अपॉर्चुनिटी में लोग जो परसेप्शन के डर की वजह से नहीं घुसते वो लोग भी इसमें आ सके। दैट्स ग्रेट सर। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। हमारे एक व्यूवर हैं टीम रवि पांडे, उन्होंने पूछा है कि डायरेक्ट सेलिंग में 2025 में कामयाबी का झंडा गाड़ने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो काम करना चाहिए बात करने की जगह क्योंकि लोग बात बेहिसाब करते हैं और काम बहुत कम करते हैं। मैं 3S बोलना चाहूँगा कि 3S पे आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि कंपनी तो आपने चुन ली होगी, प्रोडक्ट आपने चुन लिया होगा। और मैं यहाँ पर किसी X कंपनी में हो कि Y कंपनी हो ये सब ड्रामेबाजी में नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरा तो किसी कंपनी से कोई प्रेम नहीं है ना दुश्मनी है, ठीक। तो मैं बोलता हूँ MLM में मजाक के लिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ठीक है। तो मैं 3S की सलाह देना चाहूँगा 2025 को डिफरेंट करने के लिए पूरे इंडिया में जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, बहुत लोग देखते हैं आपको। तो सबसे पहला S जो है स्किल, कि एज अ डायरेक्ट सेलर आपका जो स्किल सेट है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग स्किल से लेके क्लोजिंग स्किल तक, ठीक है, फिर क्लोजिंग स्किल से लेके टीम बिल्डिंग स्किल तक, फिर टीम बिल्डिंग स्किल से लेके टीम रिटेंशन स्किल तक, फिर टीम रिटेंशन स्किल से लेके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्किल तक, फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्किल से लेकर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बिल्डिंग तक। ये जो पूरी एक जर्नी है ये स्किल सेट पे आपको काम करना चाहिए। और मज़े की बात है कि आपको तो कोच आसपास ही मिल जाते हैं। आपका कोई एक अपलाइन रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत तगड़ा है, कोई और चीज़ में बहुत तगड़ा है, तो उन्हीं को देख के स्पेशलिस्ट को पकड़ लो। रोल मॉडल एनालिसिस बोलते हैं हम लोग उसको। आप छाट लो अलग अलग चीज़ के लिए कौन आपका रोल मॉडल है, उसको कॉपी कर दो। और एक पीयर एनालिसिस हम बोलते हैं आपको। पीयर एनालिसिस का मतलब आप ही के साथ के लीडर है लेकिन बहुत अच्छा करते हैं कोई चीज़ में, तो कुछ रोल मॉडल में क्वालिटी मिलेगी, कुछ पीयर में क्वालिटी मिलेगी, कुनबे से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ स्किल सेट इम्प्रूव करो, क्योंकि चाकू में धार नहीं होगी ना तो वो कितना ही उससे रगड़ते रहो, रिजल्ट और प्रोडक्टिविटी दोनों नहीं आता। पहला स्किल। दूसरी चीज़ सिस्टम्स। तो पूरे व्यापार को चलाने के लिए सिस्टम होना चाहिए। देखो एक नॉर्मल बिजनेस में एक ऑफिस होता है बैठने के लिए, एक प्यून होता है, एक PA होता है, फिर अंदर घुसो तो कोई ना कोई बैक एंड होता है, फ्रंट एंड होता है। तो इसीलिए एक पान ठेले वाला भी, चूंकि उसका पान ठेले का इंफ्रा होता है और उसमें कुछ सामान रखा होता है, पान ठेला भी बहुत देर से बंद होता है। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला आज घुसेगा और कल छोड़ सकता है, ठीक। लेकिन एक पान ठेले वाला गर्मी हो सर्दी हो, एक छोटी सी किराना दुकान खोल के रखा है, ग्रोसरी स्टोर, गर्मी सर्दी बारिश सब में आएगा, निश्चित टाइम पे दुकान खोलेगा, निश्चित देर तक चलाएगा। यहाँ आदमी आज मुड़े तो काम किया, कल मुड़े तो काम नहीं किया, लीडर का फ़ोन आ रहा है, फला का फ़ोन आ रहा है। सिस्टम कि मेरे यहाँ मैं लीडर को ट्रेनिंग देने के लिए मान लीजिए हर मंडे उनको एक वीडियो दूंगा, मैं हर सुबह एक मोटिवेशनल कोट दूंगा, मैं हर महीने अपने लीडर्स के लिए 3 दिन का कोई चैलेंज चलाऊंगा, मैं अपने लीडर्स के लिए कंपनी जो भी कर रही सो कर रही है एज अ टीम लीडर मैं उनमें कुछ अवार्ड घोषित करूंगा। मोस्ट कमिटेड लीडर, मोस्ट एथिकल लीडर, मोस्ट डिसिप्लिन लीडर, फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर। तो मैं हर महीने एक छोटी सी अवार्ड सेरेमनी 2 महीने में करूंगा। भले एक छोटा सा मेडल दूं, मैं 100 रुपये का मेडल डालूं उसके गले में, लेकिन एक मोस्ट कमिटेड, अभी हमारी टीम में इस महीने के मोस्ट कमिटेड लीडर ये रहे। तो ऐसा करके मैं अपनी टीम के अंदर कुछ इंटरनल सिस्टम्स बिल्ड करूंगा, ठीक है। मान लो मैं महीने में कोई 4 दिन फिक्स करूंगा कि मुझे इमर्जिंग लीडर पे ध्यान देना है, कि ये अभी जुड़े हैं लेकिन बहुत इनमें पोटेंशियल है। मेरे को 3 दिन इनएक्टिव लीडर पे ध्यान देना है, कि ये मेरे लीडर बहुत पोटेंशियल वाले थे लेकिन अब इनएक्टिव है, तो एक बार मैं बात करके समझूं। तो यदि हम एक सिस्टम बना लेंगे तो वो सिस्टम की वजह से आपका सिस्टम सर्वाइव करेगा। उस सिस्टम में आता है मंथली बुक, कि एक लीडर हर महीने एक बुक रिकमेंड करे, एक लीडर हर वीक एक वीडियो रिकमेंड करे। तो कंपनी पे कब तक दोष देते रहोगे जी कंपनी ऐसा नहीं करती वैसा नहीं करती? आप लीडर हो, आप अपनी छाप छोड़ो। है एक कॉलोनी में पूरी कॉलोनी गंदी हो सकती है लेकिन कोई आदमी अपने घर को खूब स्वच्छ रख सकता है, तो आप अपने घर का साफ रखिए। तो स्किल हुआ पहला। दूसरा सिस्टम, और तीसरा शेड्यूल।
शेड्यूल मतलब एक पूरे दिन की प्लानिंग की। एक लीडर के रूप में आप अपने दिन का शेड्यूल कैसे मेंटेन करते हैं? जैसे सबसे पहले एमएलएम वालों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी उठते बैठते हो, कहीं भी खाते पीते हो, कैसे भी ट्रैवल करते हो, लाइफ स्टाइल का कोई ठिकाना नहीं है। साला बोलने को तो झूठ मूठ बहुत फ्रीडम का बिजनेस है, लेकिन है नहीं इसमें उतना फ्रीडम। ठीक, दिन भर फोन में जान निकल जाती है आदमी की। फोन सुबह भी आ सकता है, रात को भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो उनका यदि वो कॉलिंग टाइम देखेंगे तो दिन का 9-9 घंटे का मिल जाएगा लोगों को जी। तो शेड्यूल में कि भाई मैं 1-1.5 घंटा अपनी हेल्थ को दूंगा। जैसे नॉर्मल बिजनेसेस हफ्ते में एक दिन बंद रहते हैं, तो भाई मैं भी एक दिन हफ्ते में बंद रखूंगा। उस दिन मैं फैमिली, रिलेशनशिप, सोसाइटी को वक्त दूंगा। मैं दिन में 1-1.5 घंटा लर्निंग के लिए निकालूंगा। तो हर दिन, क्योंकि जब आप लीडर हो, आपके मुंह से खुद ही कोई रोल मॉडल टाइप की बात नहीं निकलती, आपकी टीम आपको लीडर कैसे मानेगी? एक लीडर का तो काम होता है इंस्पायर करना और डायरेक्शन देना। तो पहले आपके अंदर तो कुछ होना चाहिए। आप जिस बर्तन से डाल रहे हो बर्तन ही खा लिए। ठीक, तो आपके दिन में कुछ लर्निंग के स्लॉट्स हुए, रिलेशनशिप के स्लॉट्स हुए, हेल्थ के स्लॉट्स हुए। आप कोई 2-3 घंटे फिक्स कर देते हो कि भाई इतने बजे से इतने बजे मेरे को कोई भी लीडर फ़ोन कर सकता है। तो रैंडम कभी भी किसी भी टाइम पे फ़ोन नहीं आएगा। एक प्लानिंग। तो हर लीडर को या हर नेटवर्कर को अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाना चाहिए, जिसमें मिनिमम 3 से 4 घंटा ग्रोथ शेड्यूल रहना चाहिए। ग्रोथ शेड्यूल का मतलब उस वक्त मैं वही काम करूंगा जिससे बिजनेस ग्रो करेगा, ना कि बिजनेस मेंटेन होगा। तो यदि 3 घंटा आपने ग्रोथ के लिए डाल दिए, 2 घंटा आपने मेंटेनेंस के डाल दिया, हो गया आपका व्यापार, बचा हुआ आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, फैमिली। तो यदि आप 2025 को क्यों, एक ही साल को क्यों ग्रेड बनाना है, पूरी जिंदगी ग्रेड बनाओ। तो यदि आप ये आदतें पैदा कर लेते हैं, जिसमें स्किल आपका 1 नंबर है, किसी के भी सामने आपको खड़ा कर दो, आपको पता रहना चाहिए। ठीक, सेकंड, आपके सिस्टम सेट है, आप इसको एक सीरियस बिजनेस की तरह कर रहे हो। आपके पास एक भी मिस्ड कॉल आता है तो उसको वापस रिस्पॉन्स जाता है, आपके पास एक भी मेल आती तो जवाब जाता है। ऐसा नहीं आपको कई दिन से ट्राई कर रहा था सर, आपके पास तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर, कोशिश किया जवाब नहीं, वैसा नहीं, सिस्टम होना चाहिए। और तीसरा, आपका पर्सनल शेड्यूल, जिसमें सेहत के लिए, परिवार के लिए, आनंद के लिए, व्यापार के लिए, सब चीज़ के लिए जगह और अपग्रेडेशन की जगह। यदि ये 3 चीज़, और इसको बनाने में 1 दिन लगेगा, नहीं तो अभी नॉर्मली वीवर क्या करेगा, ये पॉडकास्ट सुनेगा, अगले पे चला जाए। उसको तो सुनना है, कंज्यूमर है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जकरबर्ग और लैरी पेज पैसा कमाते हैं, है ना। जितने ज़्यादा कंज्यूमर होंगे पैसा कमाएंगे। लोग ऐसे ऐसे शॉर्ट्स उड़ाते चले जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता, वो 2 घंटा दे दिए, कोई और कमा लिया। ठीक, तो हमको कंज्यूमर की जगह क्रिएटर बनना चाहिए, जिंदगी को क्रिएट करना चाहिए। तो यदि ये 3 चीज़ पे आपके व्यूअर्स काम करते हैं, तो 1 साल नहीं भाई, अपने को पूरी जिंदगी राइट, मरते हुए अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि मैं पूरी जिंदगी सार्थक जिया, मुझे अपने पैदा होने पे गर्व है। आपके परिवार को आपके ऊपर गर्व होना चाहिए कि ये हमारे घर में पैदा हुआ, इसका हमें गर्व है। और आपके समाज को इस बात का गर्व होना चाहिए कि ये हमारा हिस्सा, इसमें हमें गर्व है। तब जाके जीवन सार्थक है, नहीं तो साला भीड़ में पैदा हो मर जाओ, क्या है। पाटनी सर, जब आपने जुड़ो जोड़ो जीतो लिखी, तो उसको पढ़ के कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता था, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, तो मैंने सर्च किया यार उज्ज्वल पाटनी कौन है। मुझे लगा कि बंदा कोई ना डायरेक्ट सेलिंग को जिया हुआ बंदा है, इसने डायरेक्ट सेलिंग किया हुआ है तभी ये चीज़ें लिख सकता है। मालूम चला कि नहीं, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग किया नहीं, ये तो एक सर्जन थे, डॉक्टर थे, और अभी मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनिंग देते हैं। अभी जो आपने 3 चीज़ें बोली ना सर, ये इतनी गहरी चीज़ें हैं। मैं तो 24 साल से इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। जो क्या बोलेंगे, जो मर्ज थी ना, उस मर्ज को आपने छू लिया है, उस नब्ज को छू लिया है आपने। यही 3 इशू हैं सर। हमारे यहाँ मोटिवेशन बहुत है, भर भर के है। गाड़ियों को देख के लोग मोटिवेट हो जाते हैं, फॉरेन टूर को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन स्किल्स पे काम नहीं करते। हाँ, सुनिए, इसीलिए मैं जब MLM का सेमिनार स्टार्ट करता हूँ तो मैं क्या पूछता हूँ, मोटिवेशन चाहते हो कि गहरा ज्ञान? क्योंकि मोटिवेशन तो तुम्हारे से अच्छा मैं भी नहीं कर सकता। यस, तो उस चीज़ का अभाव है। सिस्टम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मॉडल है ना डुप्लीकेशन का है। जब तक जो काम मैं कर रहा हूँ मेरी टीम वाले लोग वो नहीं करेंगे, मैं फ्रीडम प्राप्त कर ही नहीं सकता, स्पीड अप बनेगी नहीं वो चीज़। तो वो तभी हो पाएगी जब सिस्टम होगा। एक सिस्टम है, मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो कोई लोग आ रहे हैं उनको मैं बोलता हूँ भाई इसको फॉलो करना है, ये करना है, तो ऑटोमेटिकली लीडरशिप का भी डुप्लीकेशन होता चला जाएगा। तो उस चीज़ को आपने बहुत आसान शब्दों में, डुप्लीकेशन को आपने छू लिया सिस्टम के माध्यम से। और तीसरा, शेड्यूल, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। कोई ऑफिस में जाके अंगूठा नहीं लगाना, थंब नहीं लगाना कि भैया आ गए हैं और काम शुरू कर रहे हैं, तो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। सर, आप सच्चाई देखोगे ना, काम ही बहुत कम करते हैं, बात बेहिसाब करते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्किंग आवर आप MLM वालों के निकालोगे, 90% लोग असफल इसलिए हैं क्योंकि उनके वो फोकस्ड वर्किंग आवर नहीं देते। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ सर। मेरी टीम में एक व्यक्ति हैं मिस्टर रंजीत, केरला से। तो उन्होंने बड़ी तेज़ी से काम किया, तो उनकी अचीवमेंट ने मेरा ध्यान आकर्षित किया।
तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा रंजीत आपने बहुत तेज़ी से काम किया, वजह क्या है? तो उन्होंने बोला सर मैं गल्फ़ में जॉब करता था और मैं केरला में छुट्टी आया हुआ था, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग अच्छा लगा, मैंने काम करना स्टार्ट किया और मैंने जॉब वाला पैटर्न फॉलो किया। जिस प्रकार मैं जॉब के लिए सुबह 9 बजे घर से निकल जाता था और रात को 7 बजे घुसता था, तो वैसे ही हर रोज़ मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ और 7 बजे घर पे आता हूँ और पूरा दिन काम करता हूँ, फील्ड में रहता हूँ। और यही एक वजह बनी मेरी कामयाबी की। बाकी लोग करते ही नहीं सर, इंतज़ार करते रहते हैं, कोई फ़ोन आएगा, कोई मीटिंग मांगेगा तो मैं दे दूँगा, और नहीं है तो नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो 3 दिन कर रहे हैं। तो वो जो शेड्यूलिंग है वो प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं है, उसको बैलेंस नहीं बना के रखा। तो वो तीनों चीज़ें आपने बहुत गहरा बता दिया। अब रवि पांडे ने प्रश्न पूछा था कौन इसको कितनी गंभीरता के साथ में लेता है, लेकिन ये नहीं, तीन एक चीज़ें क्लोजिंग लाइन और बोलूँगा, जितने भी Please. लोग आपके डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं ना, मैं तो 50 में 45 कंपनियों को इसीलिए मना कर देता हूँ क्योंकि अनएथिकल है। लेकिन आप तो अपना भविष्य जोड़ के रखे हो, आपको ना अपने व्यापार की इज्जत करना चाहिए। मेरे को बहुत अफसोस होता है जब लोग 3 उन लोग उनसे पूछेंगे क्या करते हैं तो 2 को तो बोल देंगे मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ और तीसरे के सामने हाइड करके कुछ और बोल देंगे। उनको ये बोलने में शर्म आती है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। जिस व्यापार को बोलने में शर्म आती है वो व्यापार बड़ा कैसे होगा? है, इज्जत से करो ना, Yes. स्टाइल से करो, पूरे फोकस, कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ करो। रोज उठ के पूजा पाठ प्रार्थना करके एक छोटा सा कोना भी बना के रखा है डायरेक्ट सेलिंग का घर में, जहाँ पे प्रोडक्ट रखे हैं, कुछ सर्टिफिकेट किट कुट रखा हुआ है, बैठ के जहाँ कुछ भी फोन करते हैं वहाँ पूजा पाठ प्रार्थना करके अपने दिन को शुरू करो ना। सीरियस बिजनेस की तरह करो, इज्जत से करो। कोई तुमको रोटी देने नहीं आएगा, तुमको खुद व्यवस्था करनी है। कल तुम्हारे बच्चे सबसे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े, कल कोई हारी बीमारी इमरजेंसी हो जाए तो माँ बाप को तुम बिना सोचे अच्छे अस्पताल में दाखिल करा सको। तो अभी आज की शर्म की ऐसी की तैसी सीरियसली करो और अच्छे लीडर्स को कॉपी करो। छोड़ो ना जी सारा ज्ञान। मैं बोलता हूँ 4 अच्छे लीडर को छांट लो, उनको कॉपी कर जाओ। तो एक कोट है मेरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस क्षण आप आसमान में सितारों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं उसी क्षण ये तय हो जाता है कि आपके हाथ में कीचड़ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हाथ की दिशा ऊपर है, ऐसी तो है ही नहीं, तो नीचे का कुछ नहीं आ सकता। तो जिस दिन आपने 4 रोल मॉडल बेस्ट वाले छांट लिए, उनको कॉपी करना शुरू किया, मेरी गारंटी है उसी दिन से आपकी जिंदगी में हल्का होना बंद हो जाए। क्या बात, सुपर्ब सर। हमारे यहाँ टाइम की लिमिटेशन रहती है, 25-30 मिनट में इंटरव्यू समाप्त हो जाता है। मुझे डायरेक्शन रहती है उससे लंबा नहीं करना, लेकिन ये 1.25 घंटे से ज़्यादा हो गया सर। क्या बात कर रहे हैं, मतलब मैं तो खुद नहीं चाहता था कि 30 आप उड़ा देना 2-4 क्वेश्चन पूरे। नहीं, ये तो ज्ञान है सर, अमृत है, इसको कैसे उड़ाया जा सकता है। नहीं सही में सीरियसली बोल रहा हूँ, अपना आप उड़ा देना 2-4 क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल इसका तो एक एक वर्ड हमारे लिए बहुत कीमती है सर। पाटनी सर आपकी अपनी व्यवस्थाएं हैं और मुझे अच्छे से याद है पाटनी सर, जब आपने बिजनेस, कौन सा आपका प्रोजेक्ट है? बिजनेस गुरुकुल, बिजनेस जीतो, जो कोविड के समय आया था। हाँ, बिजनेस जीतो जब आपने शुरू किया और आपने बोला कि मैंने एक बंदा डायरेक्ट सेलिंग का रखना है और मैंने ये चुना है कि आपसे बड़ी एथिकल आदमी नहीं है, तो मैंने तो उसी खुमारी में मैं जी रहा हूँ कि यार सब में बढ़िया पाटनी सर ने मुझे माना। और इसके साथ में एक चीज़ और, मैंने अपने आप को चेक भी किया कि यार पाटनी जी ने इतना विश्वास किया है तो मैं सही हूँ या नहीं हूँ, और मैं और ज़्यादा कॉन्शियस हो गया कि मैंने बहुत एथिकली अपनी ज़िंदगी में काम को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए भी आपका बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं अपनी राय पे कायम हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक सर। सो ये थे डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं, बहुत बड़ा तजुर्बा है और एक दिन में आपकी तृप्ति नहीं हुई होगी। डॉक्टर पाटनी सर का यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डालेंगे, आप पाटनी सर को फॉलो कर सकते हैं। और अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।